स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और लगातार तीसरे दिन बाजार में जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक महीने की ऊंचाई पर भारतीय बाजार आपको दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 40,000 का लेवल आसानी से क्रॉस किया, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। 17,500 पर आपको निफ्टी दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज आपको फिर से सपोर्टिव दिख रहे हैं। तो इस बढ़िया तेजी में कहां है निवेश के मौके, क्या करना है इंडेक्स पर, कहां बनेंगे बढ़िया ट्रेड्स और क्या है आपके लिए स्ट्रैटेजी, सब जानेंगे आने वाले 1.5 घंटे में। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, अनिल जी भी अपनी आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। पर आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये देख लेते हैं। 150 अंकों की तेजी निफ्टी में आ रही है। 17,500 के लेवल पर आपको एक महीने बाद बाजार आते हुए दिखे हैं। बट ज्यादा एक्शन आपको बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है और आज भी बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखाने के मूड में है। थोड़ी सुस्त शुरुआत थी बैंक निफ्टी की, बट उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो शानदार रही है और 40,300 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी एक्शन दिखा रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल से तो बाजार को अच्छा सहारा मिल ही रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% ऊपर है, बट बाकी सारे सेक्टर्स में भी आपको खरीदारी दिख रही है। रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स, सारे के सारे इंडेक्स आपको 1% ऊपर ही दिख रहे हैं। तो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन आज बाजार में अच्छा है। ब्रॉड बेस्ड रैली दिख रही है। छोटे मझोले शेयरों में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। तो पार्टिसिपेशन के लिहाज से तो बाजार बढ़िया है ही। और ग्लोबल मार्केट्स का तो पूरा सहारा है। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव था और अब देखिए आपकी स्क्रीन पर 400 अंकों का उछाल दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी खुले हैं, 1 से 1.5% ऊपर है। रुपया आपको मजबूती दिखा रहा है। तो और क्या चाहिए, सारे संकेत हमारे फेवर में है। कैसा रहेगा आने वाला 1.5 घंटा, यही जानते हैं अनिल जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। सारे लेवल्स बाजार क्रॉस करता हुआ, अच्छे एक्शन में आते हुए थ्रू द डे हमने अपने लेवल्स होल्ड करे हैं और जो पार्टिसिपेशन मिला है आज बाजार में वो बढ़िया दिख रहा है जी। मजबूत रहेगा आखिरी 1.5 घंटा। हाँ, मजबूत रहने के पूरे आसार है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 17,525 17,575 की रेंज में आ सकती है दीप, और अगर आती है तो कुछ गलत नहीं। बट अदरवाइज ब्रॉडली अगर आप देखें तो बाजार मजबूती के साथ ही रहने चाहिए। ये संकेत साफ दिख रहे हैं और उसकी वजह क्लियर है कि आज जो है ना दीप, एकदम सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। ऐसा मतलब आराम से हर एक लेवल पे खरीदारी हो रही है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। बीच में थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसे तुरंत खरीद लिया गया। दूसरी बात है कि सुबह पहले ऐसा लग रहा था कि शायद आज बैंक निफ्टी पीछे रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी वापस से लीडरशिप लेना शुरू कर दिया है। सो दोनों तरफ से। तीसरी बात यह कि दिग्गजों से सपोर्ट आ रहा है। रिलायंस बड़े दिनों बाद आप देखिए निफ्टी में लीडरशिप पे आता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक आप बढ़ने के लिए काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी पर डिपेंडेंट रहते थे, वो नहीं है। आईटी में टीसीएस वगैरह दूसरे स्टॉक अब धीमे धीमे थोड़े चलने लगे। सो थोड़ा पार्टिसिपेशन आपको सब तरफ से मिल रहा है। जो सपोर्ट है बाजार को सब तरफ से मिल रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि मजबूती बनी रहनी चाहिए। हाँ, 17,525 17,575 ये ऊपर की रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 3 दिनों में शुक्रवार की सुबह से लेकर मंगलवार की शाम तक आप इतना बढ़ जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन इस बीच में अगर आप 17,375 17,425 की रेंज में करेक्ट होते हैं आखिरी 1.5 घंटे में, तो वो रेंज आपके लिए एंट्री करने का बढ़िया मौका देगी बाजार में। अगर वहाँ आते तो नहीं आए तो नहीं आए, अगर आ जाए तो लेना बनता है वहाँ पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,375 वही मेरे ख्याल से आज जो हमारी रेंज थी वहाँ तक पहुँचा है। 40,100 के आसपास हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर लेना चाहिए। लगभग वहीं पर लो बनाकर वहाँ से घुमा है। ऊपर की तरफ 40,500 40,625 की रेंज है, जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करिए। सिंपल, ठीक है। तो अभी ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव है? हाँ है, बिल्कुल है। और ऐसे कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं आ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ डाउ फ्यूचर्स पे नजर रखा। अगर कमजोर होंगे तो हम डाउ फ्यूचर्स की वजह से, अदरवाइज नहीं होंगे। डाउ के लिहाज से भी एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर 30,500 30,600 के ऊपर अगर आज डाउ बंद होता है जहां पर अभी है, तो डाउ भी एक अच्छी आपको और रिकवरी देने की कोशिश कर सकता है। ये संकेत वहां से भी आते हुए दिख रहे हैं आपको। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय के संकेत। अच्छा एक्शन है, थोड़ा और ऊपर आपको बाजार जाते हुए दिख सकते हैं। ऊपर इस ऊपर रेजिस्टेंस भी आएगी, थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिख सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड बाजार का बढ़िया है और स्टॉक स्पेसिफिक मौके तो मिल ही रहे हैं। तो आइए जाने इन स्टॉक्स के बारे में। एक पहले खबरें और ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं और फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ते हैं। कुशल, अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के लिहाज से तो ये हफ्ता काफ़ी रिजल्ट हैवी रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले एफ&ओ स्पेस से आने वाली कंपनियां आज उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, पॉलीकैब और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, इसका बाईबैक भी आज बंद होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर ये 150 करोड़ रुपए का बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के सितंबर महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आज ही रखे जाएंगे। और कल के दिन में निफ्टी की 3 कंपनियां, जिसमें इंडसइंड बैंक,
बैंक, नेस्ले और अल्ट्राटेक शामिल हैं। और एफ स्पेस से 8 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। चुनिंदा नाम में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC AMC, हैवेल्स इंडिया और साथ ही मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज मौजूद है। इनफैक्ट S&P BSE इंडाइसेस में भी कुछ बदलाव होंगे, जहां पर आरती इंडस्ट्रीज S&P BSE 500 से निकलेगा और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहां पर शामिल होते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस एक्सपो को लॉन्च भी करते हुए नजर आएंगे और इनफैक्ट गांधीनगर में डेफ स्पेस इनिशिएटिव यहां पर ये लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। पिरामल फार्मा, इसकी लिस्टिंग होगी कल और ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अगले 10 दिनों के लिए बना रहेगा। साथ ही DC इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन, ये भी SME प्लेटफॉर्म से अब मेन बोर्ड पर आते हुए नजर आएंगे। और HCL टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, ये 2 स्टॉक्स की एक्स डेट होने वाली है, एक इंटरिम डिविडेंड के लिए और दूसरा जो आरती फार्मा लैब्स में इशू और अलॉटमेंट होने वाला है उसकी एक्स डेट भी कल के दिन की है। ग्लोबल लेवल UK की CPI और PPI नंबर्स आएंगे। यूरोप का सितंबर महीने का CPI महंगाई आंकड़ा आएगा और US के सितंबर महीने के हाउसिंग डेटा भी आपके सामने रखे जाएंगे। और अंत में 20 अक्टूबर गुरुवार यहाँ पर निफ्टी से 5 कंपनियां एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ITC और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। और F&O सूची लंबी है। कैनरा बैंक, चुनिंदा नाम में कोफोर्ज, कोलगेट जैसे स्टॉक शामिल है। सुजलॉन एनर्जी, इसका राइट्स इशू बंद होता हुआ नजर आएगा। और PTC इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और अंत में IPO के लिहाज से ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज की IPO की लिस्टिंग होने वाली है 20 तारीख को। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है कि किस भाव पे लिस्टिंग होती है। बिल्कुल। EMI में तो हमने देखा जबरदस्त एक्शन बना है लिस्टिंग के बाद, आज भी सर्किट पर है दूसरे दिन, बट देखते हैं ट्रैक्शन का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। आइए खबरें आज की क्या क्या हैं, कुछ नतीजे भी आ चुके हैं, जानते हैं इनके बारे में अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, काफ़ी सारे नतीजे, जिसमें GMDC के बढ़िया नतीजे आए हैं। आय में लगभग आपको 19% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स भी 6% से बढ़कर 32% पर आते हुए दिखे हैं। गुजरात फ्लोरो, वहां पर अगर मुनाफा बात करेंगे, मुनाफा 75% के आसपास लगभग बढ़कर आया है और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 30.7% से बढ़कर 36.7% पर आए हैं। नियोजन सॉफ्टवेयर, इनका भी मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ पर आया है। वही मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखी है, 10.4% से बढ़कर 16.6% पर आए हैं। PSP प्रोजेक्ट्स, आय में लगभग 7.5% के आसपास की गिरावट है और मार्जिन्स में भी कटौती हुई है, 13.9% से घटकर लगभग 11% पर आए हैं। और राणे इंजन वेल्व की अगर बात करेंगे तो वहां पर आय में आपको हालांकि बढ़ोतरी दिखी है, लगभग 100 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ पर आए हैं। और घाटा जो है, पहले भी कंपनी को घाटा ही था, घाटा 3 करोड़ से घटकर 4 लाख पर आया है। अब आ जाते हैं खबरों पर L&T इन्फोटेक, जिसमें माइंट्री के साथ जो मर्जर स्कीम को NCLT की मंजूरी मिली है। M&M फाइनेंस, जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ उन्होंने करार किया है और ये क्रेडिट का दायरा बढ़ाने के लिए जो है करार किया गया है। एक्सिस बैंक, इन्होंने MCLR की जो दरें हैं वो 0.25% से बढ़ाई हैं। ड्रोन कंपनियों पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एविएशन मिनिस्टर का बयान है कि भारत 2030 तक अगर आप देखेंगे ग्लोबल ड्रोन जो है हब बनेगा। EKI एनर्जी, जहां पर सिंगापुर की असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्होंने लगभग 1000 करोड़ के क्लाइमेट इंपैक्ट फंड जो है वो लॉन्च करने वाली है। अलेम्बिक फार्मा, जिसमें इनकी एक प्लांट को US FDA से 4 आपत्तियां जारी की गई हैं। और कैबिनेट्स के डिसीजंस हैं, जिसमें रबी की फसलों पे MSP की बढ़ोतरी कैबिनेट ने मंजूरी की है, जिसमें सरसों, मसूर, चने ऐसे कई सारी हैं जहां पर बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसफॉर्मर्स, उनको लगभग 145 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें BHEL लगभग 27 लाख शेयर्स, ITC 25 लाख, NTPC 22 लाख, संवर्धन मदरसन लगभग 2.1% इक्विटी लगभग 14 करोड़ और साउथ इंडियन बैंक लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है आपके लिए कुछ बिगुल का। पहला बिगुल आज क्लोजिंग शो का हिमांशु गुप्ता जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दी। अनिल जी, जिस तरह से बैंक्स में स्पेशली कल से हमने देखा है कि मिड कैप PSU बैंक्स में एक जबरदस्त तेजी आई है, मुझे लगता है कि ये जो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं और भी बैंक्स में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जो काफी अंडर परफॉर्मेंस अभी तक दिखा रहे थे, उनमें भी एक तेजी स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे रडार पर आया है वो है RBL बैंक, जिसने आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगभग 129 रुपए के ऊपर की पार की है। और इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 136 रुपए तक आज और 140 142 रुपए तक की जो मूव है वो आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर RBL बैंक में आते हुए नजर आ सकती है। और यही इस तरह का ही अनिल जी जो इंडिकेशंस हैं वो डेरिवेटिव डेटा में भी देखने को मिल रहे हैं।
130 एंड अबव के स्ट्राइक्स में अनवाइंडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कॉल राइटर्स की तरफ से। तो आरबीएल बैंक खरीदारी करके चले 127 रुपए का स्टॉप लॉस, 136 और 140 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। ओके, तो आरबीएल बैंक पर रखिए नजर, ये भी मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है 136 140 के टारगेट्स के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और देखते हैं उनकी कॉल। सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, एक तो अपडेट सुबह दिया था करूर वैश्य बैंक, स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 7% ऊपर है, डेज हाई पे है और जो फर्स्ट टारगेट दिया था उसके एकदम पास में है। तो ये तो था अपडेट करूर वैश्य बैंक का, जो स्टॉक अभी 7% के आसपास ऊपर है। अब जो स्टॉक में देने जा रहा हूं उसका अभी भाव चल रहा है 103 रुपए 50 पैसे, 103 रुपए 60 पैसे बाय का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। HSCL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। HSCL पिछले 2 दिनों के हाई के ऊपर है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मजबूत है। पिछले कुछ दिनों के साइडेज मूव के बाद अब स्टॉक में यहां से वापस से अप मूव का शुरुआत हो रहा है और आने वाले दिनों के अंदर HSCL के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। HSCL के अंदर यहां पे CMP पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 99-99.50 के आसपास, यानी 99 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के HSCL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 110 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 112 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 2 से 3 दिन का व्यू लेके HSCL में खरीदारी करें 99 के स्टॉप लॉस से 110 112 के टारगेट्स लिए। ओके, हिमाद्री केमिकल ये है स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के आए, 110 112 का टारगेट। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने की तैयारी में। तरुण शर्मा जुड़ेंगे कुछ ही देर में आपके साथ, लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात करते हैं कुणाल जी राकेश जी से। बिगुल है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी अनिल जी हीमोग्लोबिन बढ़ाया है। मुझे लगा अनिल जी कोई बहुत बड़ी कोई वीआईपी हस्ती आ रही है। जिस तरीके से आपने बोला अभी तरुण शर्मा की मुलाकात करते हैं, उससे पहले तो अनिल जी बड़ा फील गुड हुआ। मतलब कि एक तो मार्केट भी ऊपर है और एक आपने भी हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया। अरे बंसल जी आप, अरे बंसल जी आप, अनिल जी जो अरे बंसल जी आप खुद अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हो। आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को। आप जाओ मतलब भसीन साहब की तरह प्लेटफॉर्म कहाँ पे जाते हैं, एयरपोर्ट पर बाहर कहीं जाओ, देखो सब आपको घेरते ही नहीं घेरते। मुझे बताओ, सेल्फी लेते नहीं लेते लोग, आके बात करते ही नहीं करते। अनिल जी सब कुछ होता है, हम भी बाहर जाते हैं, सब कुछ होता है, बट साथ साथ में अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी शो पे बैठे बैठे घर की भी याद कराते रहते हैं अनिल जी। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है अनिल जी। इसलिए वो फीलिंग नहीं आ पाती है। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं, जमीन पर पैर रहे तो ठीक है। तो अल्टीमेटली आप कितने ही बाहर जाओ एयरपोर्ट पे, आना तो घर पे ही है। जी 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 कुणाल जी, जी बंसल जी। देख अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है यूनियन बैंक। एंटायर PSU बैंकिंग फ्लेवर में है और यूनियन बैंक के अंदर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल। और जिस तरीके से अनिल जी हमने NHPC 32-33 के अराउंड रिकमेंड करते थे, 41 रुपए चल रहा है। तो सुमित जी जैसी कविताएं तो नहीं आती अनिल जी, थोड़ी बहुत भसीन जी जैसी इंग्लिश आती है। व्हाट NHPC was at 32-33 लेवल, सेम यूनियन बैंक इज एट 46 लेवल्स। तो अच्छी भली री रेटिंग का कैंडिडेट है, बहुत ट्रेडिंग और निवेश के नजरिए से इसको मिस मत कीजिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे मैंने दीपावली पिक दी थी PNB में, जिसमें दोनों लक्ष्य ऑलमोस्ट हासिल हो गए हैं। और अनिल जी अब बारी है यूनियन बैंक की। सारा जो सरकारी PSU बैंक्स का जो खेमा है इसमें बड़ी तेजी है, तो यूनियन बैंक खरीद करके चलें। डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पर बन चुका है, ब्रेकआउट आया है 45 के ऊपर, बाय करना है 45 पर ही स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 47.50 का, इवेंचुअल टारगेट 49 रुपए का। तो 49 के टारगेट से खरीदारी करनी है यूनियन बैंक। ओके बंसल जी, आपसे क्लैरिफिकेशन लेना था। आप ये कह रहे थे कि सुमित जी जैसी कविता तो नहीं आती, लेकिन भसीन साहब जैसी इंग्लिश आती है, इसका क्या मतलब निकालें? मैं अनिल जी, सुमित जी देखिए अनिल जी, जब सुमित जी तो कविताएं करते हैं शेर के साथ। हाँ। और अनिल जी एक करेक्शन, अनिल जी भसीन जी जैसी इंग्लिश भी नहीं आती। भसीन जी की इंग्लिश तो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल टाइप की है। अच्छा। हमारी नॉर्मल इंग्लिश है, इंग्लिश आती है, भसीन जी जैसी नहीं है। उनका तो अनिल जी वो जो पता नहीं क्या क्या कंपेयर करते हैं, वो सेनोरिटा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अनिल जी, वो मॉडर्न स्कूल वाली इंग्लिश है। अच्छा। उससे थोड़ी नीचे वाली आती है अनिल जी, थोड़ा सा करेक्शन है। अच्छा हुआ
आपने हाईलाइट कर दिया तो है। हमारे बड़े बंसल जी का एक बार कुणाल जी बंसल जी का थोड़ा ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स निकलवाओ भाई, एक बार कहीं अच्छी सी जगह ले जाके कॉन्फिडेंस भरो इसमें, है ना, वो बहुत जरूरी है। आशीष जी को कहता हूँ अगर कुणाल जी से नहीं हो पाया ये काम तो अनिल जी मैं तो बहुत कुछ निकालना चाहता हूँ अनिल जी। चलिए ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे कुणाल जी। आइए बढ़ते आगे और बिगुल एक नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी। अनिल जी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2460 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 41 रुपीज में मिल रही है। 2460 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन हो गई, ये करीब करीब एट द मनी हो गई और इसे हम 41 रुपए में लेंगे अभी, और इसके टारगेट होंगे करीब 65 से 70 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का। अब जैसे निफ्टी में हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री आज 2% ऊपर है, वहां पे डेटा काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो यहाँ से अभी से दिवाली तक एक अच्छी मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में बन सकती है और ये करीब 2500 की तरफ मूव कर सकता है। बैंकिंग के स्टॉक्स में जैसे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं उसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, आगे हम उसमें स्ट्रेटजी मैं देना चाहूंगा, बट अभी फिलहाल हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ऑप्शन लेंगे, वो करीब 2460 की कॉल ऑप्शन होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ऑप्शन खरीदें 2460 वाली। आज सुबह सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज पर किरण जी भी बुलिश हुए थे, उन्होंने भी 2460 की कॉल ऑप्शन ही खरीदने की राय दी थी आज सुबह। आइए बढ़ते आगे, तरुण शर्मा हमारे साथ तैयार हैं और एक ऐसी खबर जो ब्रोकर्स के बड़े काम की और स्पेशली उन ब्रोकर्स के जो इलिक्विड ऑप्शंस की माया जाल में फंसे हुए हैं, जिनके खिलाफ काफ़ी कुछ एक्शन हुए हैं, तो बता रहे हैं तरुण क्या है वो पूरी खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये उन ब्रोकर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है जो इलिक्विड ऑप्शंस में जिनका नाम था, जिनके खिलाफ सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जुलाई 19 को हमने बताया था कि सेबी एक क्लाइंट या कहें कि एंटिटीज़ के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आना चाहता है, और उसके बाद 22 अगस्त को सेबी ने वो स्कीम को लॉन्च किया जो 21 नवंबर तक चल रही है। जब एंटिटीज़ के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आ गई तो अब सेबी सोच रहा है कि ब्रोकर्स के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएँ। इस स्कीम में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे और इस केस से वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सेबी जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, सेबी का ये मानना है कि यदि हम एंटिटीज़ को पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे तो फिर ब्रोकर्स जिनके थ्रू उन्होंने ट्रेड किया था उन पे हमारा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अंदर टिक नहीं पाएगा। इस वजह से हमें इनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आनी चाहिए। तो इसको जो हाल में जो सेबी की बोर्ड बैठक हुई थी उस बोर्ड बैठक में इस पर फैसला लिया जा चुका है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में सेबी इसका नोटिफिकेशन जारी करके एक डेट फिक्स करेगा कि कब से ये ब्रोकर्स वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। सेबी ने 2021 में भी एंटिटीज़ के लिए एक बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, जो सेटलमेंट अमाउंट रखा गया था वो काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल पाया था। इसी वजह से 2022 में फिर सेबी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया एंटिटीज़ के लिए, क्योंकि जब पिछली स्कीम फेल हो गई थी इस वजह से ब्रोकर्स के लिए स्कीम नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार सेबी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि अमाउंट को काफ़ी कम रखा गया है एंटिटीज़ और या ये कहें क्लाइंट्स के लिए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रोकर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव अमाउंट होगा जिसको वो एक बार पे करेंगे, उसके बाद वो इस केस से बाहर हो जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सेबी ने इलिक्विड ऑप्शन में 14,400 एंटिटीज़ को पकड़ा था जिन्होंने इलिक्विड ऑप्शन पे ट्रेड करके टैक्स इवेजन या ये कहें कि एक तरीके का सिंक्रोनाइज ट्रेड किया था। उसके बाद नोटिस भेजने स्टार्ट करे, लेकिन 14,400 एक बड़ा नंबर था। तो सेबी के लिए भी एक सरदर्द है कि इस तरीके के केसेस को सेटल करना, तो एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाके वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है। तो अब क्लाइंट्स के बाद अब ब्रोकर्स के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आएगी। कि टोटल मैटर 14,000 करोड़ से ज़्यादा का है, ये 14,400 एंटिटीज़ थी। ओह 14,400 एंटिटीज़, हाँ। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इलिक्विड ऑप्शंस में प्रॉफिट और लॉस वाला काम किया है, राइट, जमा खर्च। बिल्कुल, और करीबन 100 से ज़्यादा बिल्कुल सर, और करीबन 100 से ज़्यादा ब्रोकर्स ऐसे छोटे बड़े सभी ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके लिए अब ये स्कीम आएगी। 14,400 में जो एंटिटीज़ थी उनके लिए स्कीम सेबी लेकर आई 22 अगस्त को, जो हमने जुलाई 19 को बताया था कि सेबी इस तरह की स्कीम लेकर आने पर विचार कर रही है। अब जो ब्रोकर्स बच गए थे, ब्रोकर्स को के लिए भी स्कीम तैयार हो गई है, बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही उसको नोटिफाई करके उसके लिए एप्लीकेशंस मंगाई जाएंगी।
धन्यवाद तरुण, ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। तो कई सारे ब्रोकर्स के लिए बड़ी राहत की बात, लेकिन इस बीच नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। पहले नंबर्स आपके सामने रख दें पॉलीकैब के, राइट? पॉलीकैब के नंबर बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं दीप। टाटा कम्युनिकेशन भी आए हैं, पॉलीकैब भी, दोनों आए हैं, बैक टू बैक है। पहले कोई से बता दो, जो मर्जी आए बता दो, लेकिन आए दोनों ही तोड़ नंबर है। तो पहले ये कौन से हैं भाई? पॉलीकैब। हाँ, पॉलीकैब पहले देख लेते, पहले पॉलीकैब आए फीफो मेथड से। हाँ, तो जरा देखिए, 3007 करोड़ से आए घटकर 3,332 करोड़ की आए। मुनाफे का आंकड़ा काफी दमदार आता हुआ दिखा है। 196 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आया है। कामकाजी मुनाफा अगर कोई और दूसरे आंकड़े हैं आपकी नजर पे तो देखिए। और कुणाल जी जरा चार्ट तैयार करिए पॉलीकैब के, क्योंकि डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.3% मजबूत है। नंबर्स पहली नजर में मजबूत नजर आ रहे हैं। आय का आंकड़ा भले थोड़ा कम है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा काफी आंकड़ा अच्छा आया है सर, और अनुमान से बेहतर आया, क्योंकि अनुमान 234 करोड़ का था, तो उसके सामने 270 करोड़ के आपकी आय, 12-13% का बीट है, 12-13% का बीट है। और आई थिंक वहीं से बाजार इसको रिएक्शन भी वैसा ही दे रहा है। और इस बीच ऑनलाइन विश्लेषण करते हुए हमारे सिद्धार्थ जी, पैनल पे नहीं होने के बावजूद ये बड़ा फायदा है अच्छा पैनल रखने का। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि कई बार मैंने पॉलीकैब रिकमेंड किया है और 1800 रुपए के लेवल से कर रहा हूँ 2755 के टारगेट के लिए, तो उनका भरोसा पॉलीकैब पर बरकरार है। एक बार जल्दी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा बताएं सर। अरे जी, बहुत अच्छा चार्ट है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बना है डेली चार्ट पर। असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट 2800 रुपए का है, तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहें। अगर आज बंदी आती है 2650 के ऊपर, तो मेरी राय में इसमें पोजिशनल टारगेट 2800 का बनेगा। इंट्राडे में मुझे लगता है स्टॉक 2700-2712 तक जा सकता है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने की राय है आपके लिए। पॉलीकैब में बहुत ही मजबूत नंबर पॉलीकैब के आते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच दूसरे नंबर जो हैं इसके पीछे के पीछे वो टाटा कम्युनिकेशन के, कुणाल जी उसके भी चार्ट आप तैयार कर लीजिएगा। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर मैं आपके सामने रख दूं। आय 4,310 करोड़ से बढ़कर 4,431 करोड़, तिमाही दर तिमाही ये नंबर हम आपको बता रहे हैं। और 4,385 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो अनुमान से ज़्यादा आय का आंकड़ा आया है। मुनाफा तो बड़ा गजब आया दी, मुनाफा बहुत बढ़िया आया जी, 544 करोड़ 361 करोड़ के मुनाफे का अंदाज था, तो उसके मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त। टाटा कम्युनिकेशन तो पॉलीकैब से भी बड़ा मजबूत नंबर नजर आ रहा है। और अनुमान था 361 करोड़ के मुनाफे का, तो उसके हिसाब से तो देखें तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा है। मार्जिन से एक बार देखने होंगे, 25% के आसपास के मार्जिन का हमारा अनुमान है। और कामकाजी मुनाफा 1086 करोड़ के आसपास का है। कामकाजी मुनाफा 1130 करोड़, यानी कि यहाँ 45 करोड़ की बीट है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है टाटा कम्युनिकेशन की। ये परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, ऑपरेशनल फ्रंट पर टाटा कम्युनिकेशन की आती हुई दिख रही है। तो यहाँ मजबूत नंबर्स हैं और मार्जिन नेचुरली इस हिसाब से बेहतर होंगे 25% के बाहर निकलने ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। तो आइए एक बार टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स पे भी चार्ट्स पर राय ली जाए। 1245 बताएं सर, कुणाल जी। वाह क्या चार्ट है अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ है अनिल जी। मुझे लगता है कि सीधा 1300 जाएगा। 1300 के टारगेट से जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 1300 पार होते ही स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट होगा, तो लॉन्ग टर्म अनिल जी बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 1300 पहला टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल खरीद करके चले। हमारी स्पेशल 25 वाली ये स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, और सीधा 1300 की तरफ जाने की तैयारी में, और ये जाएगा ही। वो जैसे बोले वाह क्या चार्ट है, मैं बोला वाह क्या चाय है। मैं कुणाल जी के मुंह से चाय ही निकलेगा, चार्ट कहाँ निकलता है। चलिए, लेकिन बहुत ही दमदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, कोई डाउट ही नहीं है। अनुमान से तो काफी बेहतर है, मजबूत नंबर्स और काफी बेहतरीन ये स्टॉक की रीरेटिंग करेगा। दीप, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लगातार दूसरी तिमाही है टाटा कम्युनिकेशन की जब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत दमदार रही है। ये लगातार दूसरा क्वार्टर है। नहीं तो अभी तक टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में यही समस्या थी कि ऑपरेशनली परफॉर्म कब करेगा। तो पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने परफॉर्मेंस सुधारी है उस पर इस बार ठप्पा लग गया है कि हाँ परफॉर्मेंस मतलब फ्लूक नहीं था, मजबूत है नंबर, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल, और आपकी स्क्रीन पर भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आज की DII दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया पिक का। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर साहब, ले लीजिए उनसे एक बेहतरीन पिक। मेरा दिवाली पिक है एस्टर DM। एस्टर DM, इसका अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें मिला था, और ब्रेकआउट को रीटेस्ट
कंफर्मेशन मिला है और यहां से ये स्टॉक अभी ऊपर निकलने के लिए तैयार है। 240 से लेके 215 ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 210 रुपए का रहेगा, जो हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करेंगे। और मैं मानता हूं कि अगले दिवाली तक ये स्टॉक 310 से लेके 325 के लक्ष्य को हासिल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह है आपके लिए आशीष केलकर साहब की तरफ से दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया एस्टर डीएम हेल्थ, जो आज खबरों में भी है क्योंकि इसने सऊदी अरेबिया में करार किया है 250 फार्मेसीज खोलने का। तो उस पर आप रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है। आइए सिमी जी भी हैं तैयार अपनी कॉल के साथ। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। कल मैंने एक स्टॉक दिया था स्टेट बैंक। पूरा पीएसयू बैंक में जब रैली चालू नहीं हुआ था, मैंने स्टेट बैंक का बाय कॉल दिया था और मैंने कहा था कि अभी पीएसयू बैंक को लीड करेगा स्टेट बैंक। 532 के आसपास था, अभी 562 है। वैसा ही ब्रेकआउट मैंने दूसरा एक पीएसयू बैंक में देखा है जो मुझे लगता है कि यहाँ से परफॉर्म करने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा 141 के आसपास भाव है कैश का। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देने वाला है। डेली चार्ट में देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कल ही आया था, आज फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 150-155 के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। करंट लेवल पर खरीदकर चलने का सलाह होगा। 137 का स्टॉप लॉस के साथ 149 का पहला टारगेट, 153 का दूसरा टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोजिशनल खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ 137 का स्टॉप लॉस के साथ। बैंक्स पर यह भरोसा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिमी जी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर आ रही है कॉल। नजर रखते हैं, इस पर एक्शन में आ रहे हैं। सारे के सारे बैंक्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। पीएनबी देख लीजिए, ये भी अच्छी तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप मूव देख ही रहे हैं। एसबीआई भी 3% ऊपर है इस समय, तो एसबीआई में भी आपको एक अच्छी मूव आ रही है। सुबह से ही ये सारे काउंटर्स तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट कुणाल जी से एक बार पीएनबी पर रिवीजन लिया जाए। कुणाल जी, आज सुबह की आपकी कॉल भी थी सर, बढ़िया मोमेंटम में भी है। क्या करना है अब? पीएनबी 39 का है आज का। देखिए 41 की तरफ बढ़ रहा है दीपांशु। अभी भी इसमें बहुत मोमेंटम बाकी है। ये स्टॉक्स बहुत समय के बाद चल रहे हैं, तो अभी एक दिन की तेजी के बाद मुझे नहीं लगता रुकेगा। ज़रूर कुछ नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लेवल्स पर फिर से एंट्री करें, 41 के टारगेट होंगे, तो मेरी राय में डिप्स में बाय करना चाहिए। न केवल पीएनबी में बल्कि कई सारे और ऐसे पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम बने। तो सारे पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स खुद आज 4% ऊपर है और उससे आपको बढ़िया मूव आ रही है। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चोपड़ा साहब, बैंक्स में नई जान आ गई, नई रफ्तार आ रही है। आप भी बैंक निफ्टी पर न्यू हाई की तरफ मूव देख रहे हो, स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है सर? मुझे लगता है दीप, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में दिख रहा है, बहुत अच्छी संभावना है कि ये नए हाई की तरफ जाए। मगर उससे पहले मुझे लगता है कि आपको 41,000 और 42,000 दिखेगा, तो फिर धीरे धीरे नए हाई की तरफ जाना चाहिए। इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स मुझे लगता है कि एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, रादर पीएसयू बैंक स्पेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सिमी मैम ने बैंक ऑफ बड़ौदा बोला, कैनरा बैंक बहुत अच्छा है, यूनियन बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारे बैंकों में एक अच्छी तेज़ी मुझे लगता है बननी चाहिए। और संभावना ये है कि जो इन्फ्लेशन का डर है वो कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है। ये मैं पिछले 2 या 3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट या तो हो चुकी है या होने वाली है। तो आगे आने वाले जो रेट इंक्रीजेस हैं वो कहीं ना कहीं अब रुक जाएंगे, थम जाएंगे, और मुझे लगता है इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगेगी। और जब इन्फ्लेशन गिरना शुरू होगी ग्लोबली, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन गिरेगी, और इसकी वजह से जो रेट हाइक्स का जो डर बैठा हुआ है पूरे दुनिया के बाज़ारों में, वो कहीं ना कहीं दूर होता रहेगा। तो अच्छी बात है, भारतीय बाज़ारों में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और हम ग्लोबल पीयर्स से कम भी गिरे हैं। और अच्छी संभावना है कि हम आईटी क्षेत्र में कुछ अच्छा एक्शन देखें, एफएमसीजी में देखें, बैंकिंग में देखें। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो मेरी नज़र पे हैं। और दोबारा से मैं बोलता हूँ, कंजम्पशन स्टोरीज अच्छी लगती हैं, और जो भी अच्छे कंपनीज हैं जिनका अपना वर्चस्व है, पीडीलाइट जैसी कंपनीज है, पीडीलाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो वर्चस्व वाली कंपनीज है, जो जिनमें कंपटीशन कम है या ना के बराबर है, तो वो कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, और कंजम्पशन थीम्स अच्छा करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पीडीलाइट पर व्यू। आइए बढ़ते आगे, अब करते हैं मुलाकात सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
बताएं सेठी साहब, क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करनी है आज, एक स्टॉक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। वंडरफुल, बताएं सर किससे शुरुआत करेंगे? कैश मार्केट का स्टॉक अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, जो अभी 107 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में 6% का मार्केट शेयर है। पूरे भारत में अराउंड 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है। 121 इनके शोरूम्स है। और यही नहीं, इसके अलावा 5 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी 30 शोरूम्स है, जहां से इनका 14% रेवेन्यू वहां से आता है। फिर इन्होंने एक माई कल्याण नाम का इनका कस्टमर सर्विस आउटलेट्स है, वो भी करीबन 786 आउटलेट्स ऐसे हैं जो पूरे भारतवर्ष में 21 स्टेट्स में इनके हैं। कंपनी जबरदस्त पॉपुलर ब्रांड्स है, खास करके साउथ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बट अब कंपनी का फोकस नॉन साउथ इंडिया में एक्सपेंशन का है, एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल इन्होंने रिसेंटली अडॉप्ट किया है। पहला स्टोर औरंगाबाद में अभी हाल ही में खोला, बाकी दिवाली के पहले 10 नए स्टोर्स इन्होंने और खोले हैं। और एक इस बार देखा जा रहा है जबरदस्त दिवाली की धूम है बाजारों में, और खास करके ज्वेलरी जो स्टोर्स है वहां पे भी एक जबरदस्त भीड़ भाड़ लगी हुई है। और धनतेरस और दिवाली के दौरान भी अच्छी खरीदारी होती है। प्लस वेडिंग सीजन भी इस बार काफी स्ट्रांग है, अच्छा मोमेंटम है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। पिछले इस साल जून क्वार्टर में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था 108 करोड़ का, जो पिछले साल सिर्फ 51 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर रेवेन्यूज में 104% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 118%। FIIs अराउंड 29% ओन करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, सुंदरम फाइनेंस है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए, और आप कंपेयर करेंगे अगर टाइटन वगैरह से तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 120 रुपए का, स्टॉप लॉस 102 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई कल्याण ज्वेलर्स पर सेठी साहब की तरफ से। आज की पहली पिक कैश मार्केट की, दूसरी पिक है वायदा कारोबार से। बताएं सेठी साहब। तो दूसरा स्टॉक अनिल जी F&O स्टॉक है, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह। अक्टूबर फ्यूचर्स जो अभी 7400 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्सिफाइड NBFC है। AUM है 2 लाख करोड़ से ज्यादा के, और हर एक सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, ऑटो लोन्स, SME लेंडिंग, रूरल लेंडिंग। पैन इंडिया प्रेजेंस है, 3500 से ज्यादा ब्रांचेस, और कंपेयर टू इट्स पीयर्स कॉस्ट ऑफ फंड्स इसके कम है, लोएस्ट NPAs वाली कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, कैगर है पिछले 3 साल के पैट का 32%। बाकी अनिल जी, इस जो रिजल्ट सीजन की थीम रही है NBFCs और बैंक्स, तो बैंक्स के तो नतीजे आने लगे। HDFC बैंक के नतीजे तोड़फोड़ थे, फिर आपके फेडरल बैंक ने कमाल कर दिया। मुझे लगता है NBFCs के भी जो भी नतीजे आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, और इस कंपनी के नतीजे आने हैं परसों, मतलब गुरुवार को नतीजे आएंगे। और जो इस क्वार्टर के लिए अपडेट भी दिया, बहुत ही इंप्रेसिव अपडेट्स है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 7800 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 7200 का स्टॉप लॉस। का स्टॉप लॉस 7800 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में करें खरीदारी। यह राय आपके लिए। ये तो फंडामेंटल राय है, और तकनीकी तौर पर भी बजाज फाइनेंस मजबूत तो है ही। बिल्कुल है, ये है। धन्यवाद सेठी साहब ये पिक्स देने के लिए। चलिए, तो बजाज फाइनेंस और कल्याण ज्वेलर्स, 2 बेहतरीन कॉल। आज अपनी गाड़ी समय से पहले चल रही है। एब्सोल्युटली सर, बैंग ऑन टाइम है। 2-2:30 बजे सेठी साहब टाइम से आ जाते तो सब काम ठीक हो जाता है। सेठी साहब भी रिले करते हैं। आइए लेते हैं। सेठी साहब नहीं है ना लाइन पे, आप तो बोल ही सकते हैं अपन। सुन तो रहे हैं ऑफिस में। फोन काट के 2 मिनट लिंक देने के बाद आदमी थोड़ा तो इधर उधर बिजी होता है, उस वक्त नहीं सुनता। अनलेस के आप कैसे कुनाली टाइप के दोस्त हों जो जाकर आग लगा दे, बता देंगे, बताइए, मैसेज कर देंगे, तब तो बाकी पता नहीं चलता। चलिए 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी लेते हैं। अनिल की स्ट्रेटेजी बढ़िया मूड है सर। थोड़ा डाउ नीचे आया। जब शो की शुरुआत करी थी तो 400 पॉइंट ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, अभी 350 अंक दिख रहा है, तो करीब 125 अंक ऊपर से नीचे आया डाउ फ्यूचर्स। थोड़ा निफ्टी में भी इसका इंपैक्ट दिखा है, 17,500 से 17,450 आ गया। बैंक निफ्टी भी 40,300 के ऊपर से करीब 40,225 आया, तो करीब 50-75 पॉइंट ऊपर से फिसले बाजार, बट अदरवाइज एक्शन अच्छा है, पॉजिटिविटी बनी हुई है। बताएं सर क्या करना है इस समय? दीप देखिए, व्यू तो तेजी की तरफ ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो गई जिस तरह से, और हम बता भी रहे हैं कि 30,500 के आसपास के लेवल जो है डाउ पर इंपॉर्टेंट है, जिसके आसपास डाउ है अभी, तो वो थोड़ा तो ऊपर नीचे करेगा, हमारे यहाँ भी करेगा। 17,550 आज की जो शॉर्ट रेंज थी एग्जैक्टली 17,525 17,575 थी आपकी। आज की देखिए ना स्ट्रेटजी, बेचने की राय जो दी हुई थी
17,500, 17,525, 75 एग्जैक्टली 17,527 का हाई बना है। और निफ्टी में भी 40,500, 40,700 तो 40,435 से घुमा है थोड़ा सा। आई थिंक ठीक है। थोड़ा नीचे आता है तो खरीदने का मौका होगा। खरीदने के लिए जो रेंज सही है वो 17,425 से शुरू होती है पहले, 375 से लेकर 325 की रेंज ज़्यादा सेफ है लेने के लिए। वो रेंज मिले तो बहुत बढ़िया है, और बहुत एग्रेसिव है। आप आज के लिए करें तो 425 के आसपास सिर्फ, लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड होगा, ओवरनाइट वाला नहीं। ओवरनाइट वाला ट्रेड लेना है तो 17,375, 17,325 की रेंज में आए तो खरीदिए। ऊपर में वही 475, 525 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। 575 तक आए तो और बढ़िया। ये सिंपल है। डेटा क्या कह रहे हैं बता दें जी। 17,400 के नीचे क्लोजिंग होने की संभावना काफ़ी कम है आज। 400 के नीचे? हाँ, तो फिर क्योंकि 17,400 के पुट पर 86 लाख शेयर हैं, 80 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ये सारे पुट राइटर 17,400 को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और इस लिहाज से 17,375, 17,425 आपका मजबूत सपोर्ट हो गया आज बचे हुए समय के लिए, 1 घंटे के लिए। 17,375, 17,425 कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब आप 17,375 के नीचे ट्रेड करें। नहीं तो आप मजबूत थे, हैं और रहेंगे। ऊपर में 17,525, 17,575 सप्लाई जोन है, और 17,500 के ऊपर बंद होना भी मुश्किल है, क्योंकि 17,500 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 1 करोड़ 10 लाख शेयर। भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट बना है। अभी एक्सपायरी परसों है, कल भी नहीं दी। सो आई थिंक 17,500 के ऊपर बंद होने में भी पसीना आएगा। सो ऐसा लगता है टाइम पास करके हम 400 से 500 की रेंज में ही बंद हो जाएंगे। सो बचे हुए समय में निफ्टी बड़ा कमाल दिखाएगी, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। बाकी डिपेंड करता है डाउ फ्यूचर पर। गिर गए तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, बढ़ गए तो। अब आप सोचोगे इसमें नई बात क्या, आप क्या बता रहे हो, तो हम भी देख लेंगे। तो आप ही देखना है, आप ही को देखना है, मैं नई बात नहीं बता रहा। क्योंकि जब नई बात बताने जैसा होगा तो बताऊंगा। अभी अगर डाउ फ्यूचर के हिसाब से मार्केट चल रहे तो बताना होगा। अगर हमारी ताकत पे चल रहे होते तो मैं बोल देता कि आप इससे नीचे नहीं जाएंगे। डेटा आपको मैंने बता दिए। 375, 425 सपोर्ट जोन है, 525, 575 सप्लाई जोन। अब आइए बैंक निफ्टी। 40,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रख सकते हैं। 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी का ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हम निकला दी। बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट जोन है वो 40,200 से 40,300 है। सपोर्ट जहाँ पे आप 40,200, 40,000। हाँ, वही मैं समझ गया। सप्लाई जोन 40,300 से 40,400 है। 40,300 कॉमन, मतलब 40,300 के आसपास बहुत टाइम पास कर रहा है। 40,500 के ऊपर बंद नहीं होना चाहता, 40,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहता। शायद यहीं पे टाइम पास करेगा। तो डेटा के साथ दोनों ही व्यू, ना यहाँ से गिरना है ना यहाँ से ऊपर। हाँ, तो है डेटा ऐसे ही है, बराबर के बने हुए तो क्या करेंगे। स्टॉक्स में ही खेलना है अभी। है डेटा ऐसे ही तो वैसे ही करेंगे ना। अगर होता है क्लियर कट, कई बार मैं बोलता हूँ ना डे हाई पे बंद होंगे, कई बार मैं बोलता हूँ यहाँ से नीचे, लेकिन जैसा डेटा है वैसे ही बताना पड़ेगा। मैं मेरी मर्जी से तो बता नहीं सकता, और क्यों बताऊँ जी। तो इसलिए डेटा बता रहे हैं कि कुछ खास नहीं, ठीक है, डन। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय। ना यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाना है ना यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना है, इसी रेंज में यहीं पर आपको इस समय रहना है। चलिए, ये है बाजार का रुझान इस समय। एक चोपड़ा साहब से बात करनी थी ड्रोन कंपनीज को लेकर। चोपड़ा साहब, अगर आपके रेडार पर, वैसे सारे डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बट ड्रोन्स के लिए आज एविएशन मिनिस्टर के कुछ अच्छे बयान आए थे। 2030 तक भारत को ड्रोन्स का हब बनाया जाएगा, और 22 मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सिविल पर्पसेस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आइडेंटिफाई करा है और ये यूज़ करने चाह रहे हैं। तो जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज़ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैप माई इंडिया जो नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपके रेडार पर है ये कंपनी सर? बिल्कुल है दीप, और इसके अलावा मैं एक और कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अभी भारत सरकार के साथ L&T और LTTS मिलके एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्राइमरली एक टैंक है जिसको जो ड्रोन एनेबल्ड भी है, और वो अपना AI टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और अपने आप ही वो प्रोग्राम्ड इस तरीके से है कि अगर उसको कोई ड्रोन दिखता है तो वो ड्रोन को शूट डाउन कर सकता है, और अलग अलग टेरेन्स पे भी काम कर सकता है। तो AI एनेबल्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि LTTS और L&T जैसी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा करेंगी। L&T टैंक बना रहा है, और जो उसका जो सॉफ्टवेयर है और जो उसका जो टेक्नोलॉजी है वो LTTS डिज़ाइन कर रहा है। तो जो कंपनीज आपने नाम लिया, मुझे लगता है कि LTTS एक और अच्छा ऑप्शन है जो डिफेंस में काम कर रहा है। और इसके अलावा भी कंपनीज हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है उनका।
तो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज आपने ऑलरेडी बोला, तो वो हमने अपने कस्टमर्स को बताया भी है, उन्होंने लिया भी है। तो मुझे लगता है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज एक अच्छा कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है और जो सस्ता भी है। इसके अलावा एलटीटीएस एक और ऑप्शन है जिसके साथ आपको टेक और डिफेंस दोनों का मिला जुला रूप मिलता है, तो बहुत अच्छा कंपनी। तो एलटीटीएस में भी खरीदारी की मैं सलाह दूंगा। तो ये है आपके लिए इस समय चोपड़ा साहब की राय। एल&टी टेक भी रखिए। अगर आप ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो ये एक और कंपनी है जो आपके रेडार पर रहनी चाहिए जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है। चलिए इस पर भी रहेगा हमारा फोकस। अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग खबर पर रिस्पांस आ रहा है और इसलिए शायद जो हमने डाउ फ्यूचर्स में गिरावट देखी, आपसे व्यू भी जानना चाहूँगा सर। 3 घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, यूके का जो पेपर है, कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो अपनी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है या बॉन्ड की बिकवाली है ओपन बाजार में, अभी तो रिसेंटली लिक्विडिटी डाली थी, अब वापस जो टाइटनिंग में आ रहे हैं बॉन्ड्स की बिकवाली है, इसको थोड़ा डिले कर सकता है, देरी कर सकता है ताकि यूके के बॉन्ड मार्केट और स्टेबलाइज हो जाएं। ये 3 घंटे पहले खबर आई थी, पर इस पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का बयान आया है कि ये खबर गलत है, इनएक्यूरेट है। उसके बाद उन्होंने नहीं कहा कि बॉन्ड्स कब बेचेंगे या कैसे बेचेंगे, बट ये कि अपनी बॉन्ड बिकवाली ये डिले कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है कि गलत है। और आज हम देख रहे हैं कि वापस इनकी बॉन्ड यील्ड ऊपर भी जा रही है सर। ये मैं वही चेक कर रहा था कि जो डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहे थे, अचानक से गिरकर 250 पॉइंट से के आसपास रह गए। जो ऊपर से ये 150 पॉइंट का जो कट आया है, उसकी वजह ये कि अभी ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट फ्लैश की है वो ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि जो एफटी की रिपोर्ट थी मॉर्निंग की वो गलत है, इनएक्यूरेट है। इसका मतलब क्या है? एफटी का ये कहना था कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रोक दिया था वो शायद न रोकें, उसे कंटिन्यू करें थोड़े समय के लिए ताकि बॉन्ड मार्केट स्टेबल रहे। लेकिन खुद बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहा है, तो पहली चीज़ तो एफटी से ज़्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड रिलायबल है। एग्जैक्टली, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। यूटर्न नहीं ले तो हाँ, नहीं यूटर्न ले तो खैर ले ही सकते, वो तो देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन दोनों में अगर आपको चूज करना है कि एफटी को चूज करो, फाइनेंशियल टाइम्स या बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो अल्टीमेटली तो टाइटनिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद कह रहा है कि नहीं वो रिपोर्ट गलत है। हम हमारे इस चीज में एक बात दीप जो क्लियर कट नजर आ रही है और वो ये आ रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस बार अड़ गया है कि हम नहीं करेंगे, मतलब झुकेगा नहीं साला, वैसा वाला हाल है ना। तो हाँ, तो वो साफ दिख रहा है एक्चुअली कि वो झुकना नहीं चाहते। तो आई थिंक थोड़ा सा इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ढीले हुए हैं। जरा एक बार यूरोप के बाजार भी दिखाइए, यूरोप के बाजार भी इसी वजह से कमजोर होते हुए दिखे। ये ब्लूमबर्ग पे जो रिपोर्ट है आपको फ्लैश होती हुई दिखेगी, ये जो खबर आई है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो ऊपरी लेवल पे आई है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन उसके पीछे का कारण यही है कि थोड़ा सा लोगों को डर ये लग रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अड़ा हुआ है और सपोर्ट देने के मूड में नहीं है। ये देखिए, गिल्ट बिक्री में देरी की खबर सही नहीं है। ये आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो आया है ये बयान थोड़ा सा डाउ पर, ये इसलिए वो 125 पॉइंट जो 150 पॉइंट जो डाउ घटा है वो इसी वजह से घटा है और कोई रीजन नहीं है। मेरे ख्याल से इसी का इम्पैक्ट, इसी का असर आप देख रहे हैं सर। ये रहने नहीं देंगे ना यूके वाले। ये आज सुबह अपने यही बात कर रहे हैं। अब है ना, अपनी जिंदगी बदल गई है। हाँ। मतलब पहले बहुत आराम था दी, एटलीस्ट ये सब तो नहीं ट्रैक करना पड़ रहा था। वो एक बीच में वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा हुआ आपने? कौन सा सर? पहले मैं बहुत सुखी था। हाँ, देखा। फिर उसके बाद मैंने एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। अब मुझे रशिया, यूक्रेन, पुतिन, बाइडन, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरे देश की बाढ़ की, ये की सबकी चिंताएं हो गई। एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते दुनिया में। तो हम क्या करें, मार्केट है, अब तो ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है। मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ करता है तो 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर घट जाता है, तो फिर हमको भी साथ में घटना पड़ता है। वैसा मामला है। वैसा ही है, बिल्कुल सर। चलिए, ग्लोबल फैक्टर्स पर आपको रखनी है पूरी नजर। ये आपको रोज थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बाजार में देंगे, बट फिर भी डाउ फ्यूचर्स इनिशियल रिएक्शन के बाद स्टेबल दिख रहे हैं। हमारे बाजार भी थोड़ा ऊपर से नीचे आए, बट स्टेबल इस समय आपको दिख रहे हैं। आइए एक खबर पर डालते हैं नजर, और कल से बाजार में एक और कंपनी आ जाएगी। एक्चुअली एक और नई कंपनी नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनी का जो डीमर्जर हुआ है उसका डीमर्ज आर्म लिस्ट होगा। मैं बात कर रहा हूँ पिरामल फार्मा की। हमने देखा था पिरामल एंटरप्राइजेज, उनका एनबीएफसी और फार्मा का बिजनेस डीमर्ज हो गया था। पिरामल एंटरप्राइजेज तो लिस्टेड है, जो एनबीएफसी कारोबार है, जो फार्मा कारोबार है, वो कल से लिस्ट होने जा रहा है। तो एक बार समझते हैं
क्या होगी इसकी वैल्यूएशन, क्या है ये कारोबार, किन लेवल्स पर आप लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नुपुर है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, पिरामल ग्रुप का जो फार्मा बिजनेस है वो कल लिस्ट हो जाएगा पिरामल फार्मा के नाम से। अगर हम डीमर्जर रेशियो की बात करें तो जिनके पास पिरामल एंटरप्राइजेस के 1 शेयर थे उन्हें 4 शेयर्स मिल चुके हैं पिरामल फार्मा का। और जो शेयर होल्डिंग है उसमें ऐसा होगा कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 35% है। कार्लाइल ने इन्वेस्ट किया था 2020 में तो 20% का स्टेक उनके पास है और बचा हुआ 45% शेयर होल्डर्स के पास है। अब इस बिजनेस में क्या है, पिरामल एंटरप्राइजेस में तो एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस रह गया और जो फार्मा बिजनेस है उसमें जो कंपनी की एपीआई फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, जो पोर्टफोलियो है एनेस्थीसिया का, ये सारा बिजनेस अब पिरामल फार्मा का पार्ट है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये जो कंसोल एंटिटी थी वहाँ पे 42% का कंट्रीब्यूशन पिरामल फार्मा से आता था। करीबन 6,700 करोड़ की रेवेन्यू है इसकी पर साल की और जो एबिटा मार्जिन ये कंपनी बनाती है वो करीबन 18% की बनाती है। और इनफैक्ट जो फाइनेंशियल्स भी देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 10 साल का जो रेवेन्यू का कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 13% के आसपास आता है और जो मार्जिन है वो उसकी कंपाउंडेड ग्रोथ करीबन 24% के आसपास की है। अब क्वेश्चन ये कि कल जब लिस्ट होगा तो किस वैल्यूएशन पे होगा, तो जब ये डीमर्जर हुआ था तब पिरामल एंटरप्राइजेस करीबन 1900 रुपये के आसपास था। जब पिरामल एंटरप्राइज स्टैंड अलोन लिस्ट हुआ तो 1100 रुपये के हुआ, तो फेयर वैल्यू इस कंपनी की करीबन 915-930 रुपये के आसपास आती है और आपको 4 शेयर्स मिले तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर कल आपको 200-250 रुपये के आसपास लिस्ट होता नजर आएगा। अगर इस प्राइस पे ये लिस्ट होता है तो इसकी वैल्यूएशन 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड EV टू एबिटा पे आती है जो कि रीजनेबल है और अगर इससे कम पे लिस्ट होता है तो वैल्यूएशन वहां पे आपको थोड़े डिस्काउंट पे आते दिखेंगे। 220 से 250 ये फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू इस पर होगी। चलिए देखते हैं कल इसका होगा बाजार में डेब्यू। चोपड़ा साहब ट्रैक करते हैं सर? आप पीएल की बात कर रहे हैं? जी सर, पीएल और कल ये जो पिरामल फार्मा भी लिस्ट हो जाएगा सर, 200 से 250 के बीच की फेयर वैल्यू निकल रही है। देखिए नो डाउट ये एक अच्छी बात है कि इन दोनों कंपनीज में डीमर्जर हुआ और एक्चुअली कंपनीज को अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। अगर जो एनबीएफसी है उसको एनबीएफसी में करना चाहिए तो एक डीमर्जर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है। मगर आप पीएल स्पेसिफिकली की बात करें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नॉन परफॉर्म किया है इसने और मार्केट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो भी तेजी भी हुई पीछे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि पीएल में खास करके नई खरीदारी ना करें और अगर पुराने लोग हैं इसके अंदर जो निवेशित है, मुझे लगता है कि 800 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और फिर ट्रेड अपना ट्रेड कायम रखें। जहाँ तक पिरामल फार्मा की बात है, पूरे के पूरे फार्मा क्षेत्र पे मेरा एक व्यू है कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है और यदि ये बॉटम आउट हो जाता है तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर लुपिन की बात करें, आप सिप्ला की बात करें, वो खाट की बात करें, तो जितनी अच्छी दिग्गज कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल्स में, खास करके डॉक्टर रेड्डीज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस है और फार्मा सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद करेगा, मगर करेगा ज़रूर क्योंकि एक कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है। दूसरा, जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा ईज आउट होगा प्रॉब्लम, तो संभावना अच्छी है कि यूरोप में, रशिया में और यूएस में दोबारा से सप्लाईज और उस तरीके से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगे। बीच में एपीआईज का बहुत बड़ा इशू था क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मोस्टली चाइना से आते हैं और बहुत ज़्यादा इनके भाव बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई थी। मगर अब ना लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा इशू रहा है, ना एपीआईज का, काफ़ी कमी आई है, नरमी आई है भाव में और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं धीरे धीरे आने वाली तिमाहियों में नीचे आ जाएंगे तो एपीआईज के रेट्स गिरेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी सारी फार्मा कंपनीज की। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो अच्छा करना चाहिए। तो पीएल फार्मा के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज जैसी, लुपिन जैसी, जिनमें निवेश किया जा सकता है। आपके लिए फार्मा शेयरों पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए करते हैं मुलाकात भसीन साहब से। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार पर आउटलुक और आपके अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो एक अच्छी बहुत बढ़िया 2 दिन में रैली आ गई, बंदी वालों के सौदे कट गए, अब अभी बैठे हुए हैं कब क्या करा जाए। जैसे आपको कहा, ग्लोबल रैली विल इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी इनटू इंडिया और आपके यहाँ आउट परफॉर्मेंस जारी रहना चाहिए
और मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको कहा अगले हफ्ते 18,000 तक जाने की उम्मीद है। उससे अलावा आप स्टॉक्स देखें तो बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, PSUs आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको अपडेट दे दूं, हनीवेल ऑटो 1800 रुपए चला है कल और आज में, जो आपको मैंने कॉल दी थी 1800 रुपए पूरा। उसके अलावा नौकरी चल गया, टाटा पावर चल गया, GMR चल गया, कैनफिन हो गया, BEL आपको दोपहर को दिया था और PFC REC दोपहर को नेहा को दिए थे, वो भी 2% अप है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो अनिल जी देखिए, मुझे टायर्स में बालकृष्णा इंडस्ट्री बहुत पसंद है। बालकृष्णा ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि द वैल्यूएशंस ऑलवेज ऑफ MNC आर स्ट्रेच्ड, बट जस्ट नाउ आई वांट टू बाय क्वालिटी। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिट्रेडेड प्लेयर्स और बालकृष्णा जैसी बैलेंस शीट नहीं है, तो ये मेरे को 1915 में बहुत पसंद है। स्टॉप लॉस ऑफ 1860, टारगेट ऑफ 2150 ऑन बालकृष्णा इंडस्ट्री। सेकेंड पिक अनिल जी, अगर मैं करेक्ट हुआ और डॉलर ने आज जो इंट्राडे लो मारा है 11 रुपए 65 पैसे का, अगर वो इंट्राडे वो टूटता है तो डॉलर विल गो टू 107। डॉलर घटेगा तो मेरे को मेटल्स में बहुत बुलिश हूँ और इस कारण से सेल लीजिए। सेल इज ट्रेडिंग एट 11% डिविडेंड यील्ड, हाफ टाइम प्राइस टू बुक। यू विल ओनली मेक मनी इन सेल। 78 रुपए 85 पैसे 79 रुपए में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 76, टारगेट ऑफ 85। और तीसरा पिक अनिल जी मेरा फेवरेट इंडिगो, अगेन जो आउट से अंडर परफॉर्म कर रहा था, मेरे को लगता है आउट परफॉर्म करेगा। दिस विल बी माय स्टॉक फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट दिवाली। 1765 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1735, 1875 का और 1900 का टारगेट है। बेहतरीन पिक्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बड़े दिनों बाद बसिन साहब के रडार पर आया है। 1923 के आसपास 1860 का स्टॉप लॉस और 2150 का टारगेट। सेल खरीदें 76 का स्टॉप लॉस, 85 का टारगेट और साथ ही साथ इंडिगो खरीदें 1735 का स्टॉप लॉस, 1875 1900 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बढ़ते आगे और वक्त है नितिन जी के लिए बिल्कुल का निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे ICICI बैंक की 900 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 13.5 रुपए में मिल रही है और इसके टारगेट होंगे 22 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए का। अब ICICI बैंक के रिजल्ट्स हैं 22 तारीख को जो शनिवार है, तो बट हमें ये ट्रेड होल्ड करना है केवल फ्राइडे तक, यानी कि बिफोर रिजल्ट्स हम एग्जिट कर जाएंगे। रिजल्ट्स के पहले हम ये देख रहे हैं कि इसमें डेटा पॉजिटिव बन रहा है और उसमें आज 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि चार्ट्स में एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। इसमें ये एक रेसिस्टेंस जरूर है कि 900 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख को जो रिजल्ट्स हैं उसके पहले यानी फ्राइडे तक ये स्टॉक करीब 915 तक जाना चाहिए, जो अभी फ्यूचर्स में करीब 897 के आसपास है। तो कॉल ऑप्शन हम 900 की लेंगे जिसके टारगेट 22 रुपए होंगे, 13.5 पे लेना है, 8 का स्टॉप लॉस होगा। ये है आपके लिए ICICI बैंक। शनिवार को आएंगे नतीजे और सबको पता है शनिवार को ही आते हैं नतीजे। आइए एक स्पेशल पिक के लिए हिमांशु जी तैयार हैं और उनकी तरफ से आ रही है स्पेशल पिक। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। तो अनिल जी स्पेशल पिक है उसी स्टॉक में जिस स्टॉक के अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और स्टॉक का नाम है अनिल जी पॉलीकैब। अनिल जी ये स्टॉक एक काफी अच्छी यहाँ पर एक सप्लाई प्रेशर फेस कर रहा था 2700-2650 के जोन में, और नंबर्स आने के बाद जिस तरह का रेजिस्टेंस ये स्टॉक पार कर रहा है वो काफी मुझे लगता है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि नंबर्स आने के बाद ये डायरेक्शन क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक आने के आधा घंटे के बाद जब क्लियरली एनालिसिस देखते हुए के बाद खरीदारी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो काफी पॉजिटिव है और रिलायबल है। तो पॉलीकैब में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2775 रुपए का पहला टारगेट और 2820 रुपए का दूसरा टारगेट, और दोनों ही टारगेट मुझे लगता है या तो आज क्लोजिंग में या फिर कल सुबह एक बड़े गैप के साथ यहाँ पर पॉलीकैब में टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। एक और पॉजिटिव बात अनिल जी वो है कि स्टॉक नंबर आने से पहले चला नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक अटका हुआ था और नंबर आने के बाद यहाँ पर स्टॉक में मूव शुरू हुई है, जो कि एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। तो 2670 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 2775 और 2820 के टारगेट्स के लिए पॉलीकैब मेरी तरफ से एक स्पेशल खरीदारी की सलाह है। तो 2775 से 2820 के टारगेट पॉलीकैब, इस पर रखनी है नजर। बट अनिल जी एक सिमिलर साउंडिंग शेयर
पॉलीप्लेक्स वो भी एक्चुअली इन्हीं लेवल्स पर था, 2800 के आसपास का उसने हाई बनाया था, वहां से काफी करेक्शन हो गया। मुझे याद है सर 2200-2300 के आसपास एक हमने रिवीजन कॉल भी आपसे लिया था, तब आपने कहा था कि अब थोड़ा मुनाफा वसूली का वक्त है इसमें, अगर पोजीशंस हैं तो अब काटने, फ्रेश नहीं खरीदना है। मुझे अच्छे से याद है 2180 या 2280 दो में से एक भाव था। आई थिंक 2200 के आसपास 80 तो था पक्का, या तो 2180 था या 2280। और उस वजह भी तब मैंने ये दी थी कि देखिए 6 में से 5 प्लांट कंपनी के बाहर हैं, इंडिया के बाहर के, और बॉपेट जो इनका प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस लगभग पीक आउट हो चुकी है। और जो बाहर होने का की वजह से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है रिसेशन का या डिमांड कम होने का, अमेरिका, यूरोप, चाइना सब जगह से, इस वजह से हमने एग्जिट कॉल दिया था कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस नीचे आएगा तो खरीदा जाएगा। उसमें अपसाइड एक ही चीज़ से बन सकती थी कि अगर कंपनी के जो बीच में प्रमोटर के स्टेक बेच के निकलने की खबर थी, वो अपसाइड अभी भी है। अगर कंपनी बिकती है तो अब तो एक अपसाइड आपकी बनेगी, अगर नहीं बिकती तो अगले 1-2 क्वार्टर कंपनी के लिए ठंडे जाएंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबली बॉपेट की प्राइसेस तो सारी पॉलीप्लेक्स नहीं, जो भी आपकी बाकी पैकेजिंग कंपनियां हैं उनमें भी आपको ये सावधानी रखनी है कि वहाँ पर थोड़े रिजल्ट आपके ठंडे आएंगे। सो इसलिए काफ़ी लोग, मुझे अच्छा आपने पूछा, कई लोगों ने ट्वीट भी किया कि पॉलीप्लेक्स नीचे जा रहा है। सो मैं एग्जिट कॉल ऑलरेडी 2180 या 2280 पे दे चुका हूँ, 2200 का लेवल में कोई वहाँ पर मुझे दे चुका हूँ कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करके वापस आए नीचे रिजल्ट्स के बाद तब देखिएगा। सो आई थिंक अब जिन लोगों ने नहीं बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करें या फिर वापस नीचे लेने की कोशिश करें। अभी मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर अभी थोड़ा ठंडा रहेगा स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स वापस जब तक वो साइकिल वापस से तेजी से नहीं बनेगी, जब तक रिसेशन खत्म होगा। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है खराबी, लेकिन हर कंपनी के लिए कभी रिजल्ट के हिसाब से बेस्ट समय आता है, कभी रिजल्ट के हिसाब से कम अच्छा समय आता है। तो अब इन पैकेजिंग कंपनी, और ये खाली कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री वाली प्रॉब्लम, एग्जैक्टली पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। तो ये सारी कंपनियों के रिजल्ट इस क्वार्टर के ठंडे आएंगे। और बेस भी बढ़ गया ना, एक्चुअली बेस भी बढ़ गया, दोनों चीज़ें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड अब भी देगी, क्वार्टरली देगी कंपनी, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, लेकिन मैक्रो फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स बदल रहे हैं, तो उसके साथ स्टॉक भी बदल रहा है, ये ध्यान में आपको रखना जरूरी। तो आई थिंक जिन लोगों ने शायद नहीं सुना या जिन लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया वो लोग थोड़े परेशान। बाकी मुझे अच्छे से याद है, या तो 2180 था या 2280 था, दो में से एक प्राइस था जहाँ पर हमने क्लियरली कहा था कि एग्जिट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके एग्जिट की राय आ चुकी है पॉलीप्लेक्स पर, बट नजर रखते हैं इस काउंटर पर थोड़ा शार्प करेक्शन है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। ओके, दिवाली ब्रोकरेज पिक्स आपके लिए हर रोज आ रही है, सुबह भी मिल रही है आपको 9:45 बजे और अभी भी। तो आइए, कुशल गुप्ता तैयार है आज फिर से दिवाली ब्रोकरेज पिक्स, और आज वो लेकर आए HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल कारोबार की तरफ से आती हुई आपके लिए दिवाली पिक्स। कुशल बताइए। सर देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पिक्स है यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज रिटेल रिसर्च की तरफ से, जिस पर हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एक्सपो भी शुरू हो चुका है, एंड लार्जली यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है 16% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रही है ब्रोकरेज हाउस, और 123 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से डिफेंस पर जो खर्च बढ़ता हुआ जा रहा है उससे कंपनी की ऑर्डर बुक में और ज़्यादा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, कंपनी मेक इन इंडिया, वोकल टू लोकल और आत्मनिर्भर भारत के तहत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, और साथ ही जिस तरह से एग्जीक्यूशन है कंपनी का, वो आगे चलकर इनकी आय में बड़ी ग्रोथ का फैक्टर बनता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट FY23 में अनुमान ये है कि 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट नॉन डिफेंस सेगमेंट से भी आय का जो हिस्सा है 12% से बढ़कर FY24 तक एक्सपेक्टेड है कि 25% हो जाएगा, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी के प्लान्स पर है, और इसी वजह से कंपनी की आय आगे चलकर सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकती है। इनफैक्ट दूसरा जो ब्रोकरेज पिक है यहाँ पर वो है TCI एक्सप्रेस, दिग्गज लॉजिस्टिक्स कंपनी है, 200 से ज्यादा देशों में इनका कारोबार है, और यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं करीबन 15% के अपसाइड के लिए, और 2170 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर भी ये सुझा रहे हैं। इनफैक्ट ये देख रहे हैं कि जो 3 नई सेवाएं इन्होंने लॉन्च की हैं, जिसमें कोल्ड चेन एक्सप्रेस, C2C एक्सप्रेस और साथ ही रेल एक्सप्रेस सर्विस B2B सेगमेंट के लिए, वहां पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट जो रेल एक्सप्रेस B2B सेगमेंट है उनमें सिर्फ 1 साल में इन्होंने अपना कस्टमर बेस 250 से बढ़ाकर अब 1000 का कर लिया है। तो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक इनकी कस्टमर ट्रैक्शन रेलवे एक्सप्रेस बिजनेस में आ रही है, और आगे चलकर ये मान रहे हैं कि जो SME सेगमेंट है वहां पर काफी मजबूत मांग आ सकती है। इस वजह से कंपनी की आय के करीबन 1100 करोड़ रुपए से जो FY22 में थी, FY24 में एक्सपेक्टेड है कि ये 1520 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो काफी अच्छी अपसाइड यहां पर भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो TCI एक्सप्रेस BEL
TCA एक्सप्रेस एंड BEL। दो ही बस? हाँ, दो ही। कम क्यों सर? यहाँ पर जो रिसर्च हो रही थी, जितनी भी रिटेल सेगमेंट से इन्होंने और भी जो स्टॉक्स देते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स थे, तो आई थॉट जो छोटे मझोले शेयर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे मैं बताऊं ऐसे कुशल जैसे कलीग सबको मिलनी चाहिए, किस्मत वालों को मिलते। पूछूं क्यों? कोई दूसरा तो बता, मैं क्या करूँ? उन्होंने 2 दी तो मैंने आपको 2 बताई। मेरे घर से थोड़ी बना के लाया। ऐसे भी तो बोल सकता है ना आदमी। क्यों कुशल? सर सीख गया। बोल मत देना, ये खाली ऐसे कहने के लिए ठीक है। चलिए, तो ये है HDFC की तरफ से 2 आज रिपोर्ट आती हुई आपके लिए, BEL और TCI एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती है। तो सारे के सारे लोग अब लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर और डिफेंस स्टॉक्स पर बुलिश हैं। बिल्कुल सर। और आज मूव भी आ रही है, BEL स्पेशली जो ड्रोन्स की बात निकली थी उसके बाद तब तो से एक्शन में है, एक अच्छे एक्शन में आइए सिमी के लिए बिल्कुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी फरमाइए। अनिल जी, फोकस है ग्रेन्यूल्स पर। एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 370-375 के लिए तैयार हो रहा है। करंटली 357 के आसपास है। ये मैं कैश का ही भाव बोल रही हूँ, फ्यूचर्स का क्या भाव है मालूम नहीं है। 357 के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। 352 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 360 के पार इसमें नया 52 वीक हाई भी बनेगा और इसका जो टारगेट्स मेरे नजर में है वो है 370-374। तो फ्राइडे तक होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 370 से 374 का टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। यहाँ पर जय ने आपको कैश का ऑप्शन में खरीदारी करने की राय भी दी थी। इस स्टॉक में भी एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखा है, बड़े दिनों बाद एक्शन में आया। 370-374 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बिल्कुल है आपके लिए। अब हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, पहले तो पॉलीकैब जो थोड़ी देर पहले अभी हमने कॉल दी थी, काफी अच्छा वहां पर मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और वहां पर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब अनिल जी जो स्टॉक है वो स्टॉक है कोल इंडिया का, जो कि जबरदस्त एक आउट परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है और यहाँ पर हम ऑप्शन के जरिए एक ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम 240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे, जो कि अभी 4 रुपए 10 पैसे 4 रुपए 20 पैसे के आसपास करंटली ट्रेड करता है। इसमें हमारी सलाह रहेगी कि 3 रुपए 80 पैसे तक भी कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है 2 रुपए 80 पैसे का। पहला टारगेट रहेगा 7.5 रुपए का और दूसरा टारगेट 10 रुपए तक का भी कोल इंडिया की 240 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आता हुआ नजर आ सकता है। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट सेटअप है, लगातार हायर हाइज हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। 240 का कॉल राइट है जहां पर काफी बड़ा हर्डल था, अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ गई है। मुझे लगता है कि 250 की तैयारी है कोल इंडिया में, जो कि आने वाले 1 से 2 दिनों में होती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा होता है तो ये कॉल ऑप्शन जो कि अभी 4 रुपए के आसपास है, ये 8 और 10 रुपए तक के टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आ सकती है। तो कोल इंडिया में 240 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह। तो ये है आपके लिए राय कोल इंडिया पर आती हुई। लोग अब वापस से कोल इंडिया पर भरपूर बुलिश होने लगे हैं। चोपड़ा साहब, कोल इंडिया या फिर किसी सरकारी कंपनी पर आपकी कोई राय सर? देखिए, जिस तरीके का एनर्जी संकट हुआ है, या किसी भी सरकारी कंपनी आपने बोली, अनिल जी? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर फरमाए। कह रहा हूँ कि आप किसी भी सरकारी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, कोल इंडिया या मतलब एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर वाली सरकारी कंपनी। मैं पावर लगाना भूल गया। हाँ जी सर। कोल इंडिया की जहां तक बात है अनिल जी, मुझे लगता है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग है, डिविडेंड प्ले के लिए बहुत अच्छी है। तो जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, कोल इंडिया बहुत शानदार डिविडेंड्स देता है और खास करके नवंबर दिसंबर में ये लीजिए और मार्च तक ये बहुत अच्छा डिविडेंड दे के जाता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आसानी से 260 तक ये जा सकता है। पावर क्षेत्र की यदि आप बात करें तो पावर ग्रिड ऐसी कंपनी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। स्टेबल है, डिविडेंड प्ले अच्छा है और जिन वैल्यूएशंस पे करीब 210-12 पे अभी अवेलेबल है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है।
तो अच्छी संभावना है कि दोबारा से आपको 240-50 दिखे। तो कोई जो मध्यम अवधि के निवेशक हैं वो पावर ग्रिड में निवेश कर सकते हैं। तो पावर क्षेत्र में यदि आप पूछें, सरकारी क्षेत्र में, तो पावर ग्रिड मेरी पहली चॉइस होगी। और एनटीपीसी का मैं थोड़ा सा मतलब मैं फैन नहीं हूँ, क्योंकि जनरली बहुत धीरे चलता है, 1-2 दिन बहुत अच्छी चाल दिखाता है, उसके बाद एकदम ठंडा हो जाता है। तो एनटीपीसी से बेहतर मुझे पावर ग्रिड लगता है, वैल्यूएशन वाइज भी और डिविडेंड प्ले के हिसाब से भी। तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड, एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है। गजब का एक्शन यहाँ पर होता दिख रहा है। लेकिन एक्शन कुछ और कंपनियों में, और वो भी सरकारी है, लेकिन उनमें इतना अच्छा है नहीं, उल्टा खराब है। और वो है तेल कंपनियां। तेल कंपनी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक रिकॉर्ड, बड़ा वाला रिकॉर्ड तेल कंपनीज ने, घाटे का हाईएस्ट घाटा करने वाला रिकॉर्ड। और इसी की वजह से मूडीज का मूड हो गया खराब इनको देखकर। जब भी वो देखते हैं मूड खराब कर लेते हैं, और एक रिपोर्ट निकाल दी खराब मूड में। अब इस रिपोर्ट के पीछे की दास्तान सुनाने के लिए वरुण हमारे साथ तैयार है। तो इसका वैसे ये मूडीज का कभी मूड मैंने अच्छा तो ज़्यादा देखा नहीं कभी नहीं। फिर इस मामले में तो चलो ठीक है, बट अदरवाइज भी कोई अच्छी मूड में मुझे कभी दिखे नहीं वैसे। वही तो, अब इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, खराब मूडीज या तो सैड मूडी, ऐसा कुछ तो कर देना चाहिए। कुछ तो नया नाम, बैड मूडीज, बैड मूडीज, सैड मूडीज। तो ये सैड मूडी ने एक सैड रिपोर्ट निकाली है, और इसमें इन्होंने कहा है बेसिकली कि तेल मार्केटिंग कंपनी से, यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, उनको भारी भरकम घाटा जो है इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। इनफैक्ट नवंबर 2021 से अभी तक का इनने घाटा का अनुमान निकाला है, और वो आता है यानी कि नवंबर 2021 से अगस्त 2022, इन्होंने सितंबर अक्टूबर जोड़ा नहीं है, करीब 6.5 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास का घाटा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें भी आईओसी को करीब 3 से 3.2 बिलियन डॉलर, एचपीसीएल और बीपीसीएल को 1.6 से 1.9 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। और इनका कहना है कि इस साल ये कंपनियां दरअसल ज़्यादा मुनाफा नहीं करने वाली है। इसका कारण है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। इनका कहना है कि नवंबर से अब तक अगर आप देखेंगे तो गिन चुन के 10 दिन है जहां पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज हुए हैं। वो भी आपको याद होगा 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में जो भी चेंज हुआ था, पेट्रोल और डीजल के दाम वही चेंज हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केवल एक्साइज कट या वैट कट हुआ है, उसके अलावा प्राइसेस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको याद होगा नवंबर के महीने में सरकार की तरफ से एक्साइज में कटौती की गई, उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स ने वैट में कटौती की। मई के महीने में भी सरकार ने एक्साइज कटौती की, उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स ने वैट में कटौती की, उसके चलते प्राइसेस में ऊपर नीचे हुआ है। अगर उसको आप छोड़ देंगे तो कीमतें जस की तस है, और वो एक दिक्कत की बात है। कच्चे तेल का दाम अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इंडियन क्रूड बास्केट अगर आप देखेंगे तो करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इंडियन क्रूड बास्केट में आ चुकी है, जबकि तेल कंपनियों के दाम ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। तो कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ हुआ नहीं है, और वो एक इनके लिए दिक्कत की बात है। नो डाउट हाल फिलहाल में सरकार ने 22,000 करोड़ के आसपास का जो एलपीजी सब्सिडी दी थी, वो इनका कहना है कि एक माइनर फ़ायदा इन कंपनियों को होगा, लेकिन उससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल लॉस अगर आप देखेंगे तो करीब अभी तक 55 से 60,000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो ये कंपनियां झेल चुकी है। इसके लिए मूडीज़ का मूड जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे बिगड़ा हुआ है। अभी तक तो सोचिए इन्होंने सिर्फ अगस्त तक का अनुमान निकाला है, सितंबर अक्टूबर कोई प्राइसेस में बदलाव हुआ नहीं है, और आगे भी शायद कोई प्राइसेस में बदलाव नहीं होने वाला है। उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती है। तो ये है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की समस्याएं। 22,000 करोड़ की सब्सिडी मिली, उससे भी फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं होने वाला। इनका कहना है कि माइनर थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, ठीक है। अच्छा, इतना बुरा हाल है। अनिल जी, ये जो एस्टिमेट दे रहे 6.5 से 7 बिलियन डॉलर, यानी कि 55-60,000 करोड़ तो ऑलरेडी ये नुकसान कर चुके हैं। अच्छा, ये इनका कहना है। अच्छा, गजब ही है। क्या होगा, चलो जो होगा वो होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो ये है आपके लिए तेल कंपनियों पर पूरा का पूरा एक्शन जो बताया आपको इस वक्त। आइए, कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं, और वक्त उनका पिक ऑफ द डे है चार्ट कॉर्नर। कुणाल जी, पिक ऑफ द डे है चार्ट कॉर्नर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द डे। ओह, कल का काम आज ही तैयार। चलिए, पिक ऑफ द डे कुणाल जी राकेश जी के लिए स्पेशल बिगुल के साथ। सर अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है बाटा। बाटा में खरीदारी की राय है, काफी अच्छी कंसोलिडेशन से, नीचे की करेक्शन से स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक परफेक्ट कैंडिडेट है पिक ऑफ द डे के लिए, बीटीएसटी के लिए। और कल के सत्र में
इसके अंदर 1890 1895 के रेट देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये लगभग एक महीने के बाद बाटा जागा है और एक मेजर लेवल के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। 1850 पर एक रेजिस्टेंस थी जिसको पार कर चुका है आज के ट्रेड में। नीचे के लेवल्स पर इंट्राडे चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी मुकम्मल हुआ है, तो परफेक्ट पैटर्न है, यहाँ पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रख लें 1850 से थोड़ा से नीचे, यानी कि 1845 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 1915 रुपए का, 1915 का। इवेंचुअल टारगेट 1940 रुपए का, तो 1940 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाटा में हमारी खरीदारी करें। ओके, तो बाटा पर रखिए नजर, ये काउंटर मूवमेंट दिखा रहा है। फुटवेयर और रिटेल स्टॉक्स यहाँ पर आपको थोड़ी नजर रखनी है, क्योंकि लगातार एक्शन में आते रहते हैं। थोड़े दिन पहले हम मेट्रो ब्रांड्स की भी बात कर रहे थे, वो भी अच्छे मोमेंटम में था, और अब लग रहा है कि बाटा की भी बारी आ गई। इस बीच BHEL, इसको जरा एक बार पुल अप करिए। इसमें एक जबरदस्त एक्शन होते हुए दिखा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कई सारे छोटे मोटे सौदे हो रहे थे BHEL में। अभी थोड़ी देर पहले 65 लाख शेयर्स के सौदे हुए, और अब खबर आई है 1.9 करोड़ शेयर्स के सौदे होते देखें। 0.3% इक्विटी का एक बड़ा सौदा अभी थोड़ी देर पहले BHEL में हुआ है, और स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रहा है। एक बार नितिन जी से BHEL के चार्ट पर राय ली जाए। नितिन जी, बड़ा एक्शन हो रहा है, बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही है। 0.3% का सौदा भी हुआ है। एक बार जरा इसका चार्ट देखें सर। देखिए हिमांशु, इसमें ऑलरेडी मूव आप देखेंगे तो 55 रुपए से मूव चल रही है, और उसके बाद फिर वापस आज एक नया ब्रेकआउट हो रहा है। और ये ब्रेकआउट अगर वीकली देखें और थोड़ा और लॉन्गर टर्म में देखें क्वार्टरली, तो ये ब्रेकआउट 68 के ऊपर है, अभी 68.15 के आसपास है, यानी कि फिर भी हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट है। और नेक्स्ट जो टारगेट इसके बन रहे हैं वो करीब 78-79 तक के बनते हैं, अभी 68 के आसपास है, तो ये पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी जैसे आज हम देख रहे हैं कि 7-8% बढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा कहीं डिप मिले तो फिर न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और उसमें आपका स्टॉप लॉस 64 रुपए का बनेगा, और जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो करीब 78-79 तक के टारगेट बनते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए पोजीशन को। तो ये है आपके लिए BHEL। रिसेंटली आशु जी के रेडार पर था, राकेश जी कुणाल जी के चार्ट कॉर्नर पर आया है। कुणाल जी ने सेपरेटली रिकमेंडेशन भी दी है, और मुझे याद है हिमांशु जी आपने क्वार्टर की पिक दी थी, और आपने बड़े टारगेट्स 80 का पहला टारगेट ही था, उसके बाद तो 100 के ऊपर के भी टारगेट्स दिए थे। तो BHEL अच्छी क्वार्टर की पिक दी थी, मुझे याद है हिमांशु जी की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दी थी उन्होंने। हाँ, इस महीने की स्टार्टिंग में 3 महीने का बोला था, मुझे याद आया है ना हिमांशु जी? जी अनिल जी, बिल्कुल आपको सही याद आया अनिल जी। नहीं याद तो दीप को आया, मैं तो खाली आगे वाला याद कर यार, एक्चुअली ओरिजिनल तो दीप को ही याद आया है। धन्यवाद दीप को दे दो। धन्यवाद दीप। थोड़ा मुझे भी आगे जी सर, बताए बेल पर अपडेट दीजिए आपका। उससे ज्यादा जी, बिल्कुल उससे ज्यादा जरूरी अपडेट है अनिल जी। तो मुझे लगता है अनिल जी ये तो अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि हमने इसको लगभग 60 रुपए के आसपास आइडेंटिफाई किया था, और ये एक बड़े टर्म में आउट परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि छोटे टर्म में वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना शुरू हो, जिसकी आज ये शुरुआत होते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर बने रहें। ऑफ कोर्स वन वे मूव नहीं आएगी, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा गिरेगा, लेकिन ऑल इन ऑल चार्ट सेटअप अब और अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जैसे कि अभी नितिन जी ने भी कहा कि पहला लगभग 80 रुपए तक का, 78-80 रुपए तक का मूव है, जो कि पहला टारगेट है, पहला पड़ाव है, बिल्कुल वहां तक के लिए तो होल्ड करें। और क्वार्टर के लिए बिल्कुल अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं, डबल होते के 110-120 रुपए तक के टारगेट्स BHEL में आते हुए नजर आ सकते हैं। ये राय है आपके लिए इस वक्त हम भेल पर। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए, बिल्कुल सुमित का सुपर हिट, उसके बाद जय ठक्कर तैयार। सर अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 93 रुपए 50 पैसे, 93 रुपए 70 पैसे, 93.70। स्टॉक का नाम है REC लिमिटेड। REC के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 4 से 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, लोअर लेवल्स पे इसको सपोर्ट मिला है। REC यहां से 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक पुल बैक दिखाने को तैयार है। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो 91 रुपए 50 पैसे के पास है। यहाँ से REC के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और 7 से 8% का मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। REC के अंदर जो यहाँ से ऊपर के टारगेट बनेंगे 98 रुपए से लेके 100 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में REC में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। REC में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 95 रुपए वाला कॉल अभी 1 रुपए 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 50 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं,
ऊपर के अंदर 2.25 रुपए से लेके 3 रुपए तक के टारगेट होंगे 95 के कॉल के अंदर, और स्पॉट लेवल्स में 98 रुपए से लेके 100 रुपए तक के टारगेट 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा 91, खरीदारी करें आरईसी 98 से 100 के टारगेट्स लिए। ओके, तो ये भी आपके लिए आरईसी आता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया के बाद एनर्जी स्टॉक्स में फिर से खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, मॉर्निंग में तो 17,350 का कॉल हमने दिया था 179 वाला, वो तो अच्छा खासा उसमें मूव देखने मिला 221 रुपए तक का। अनिल जी, अब जो मैं चूज कर रहा हूँ वो है 17,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। निफ्टी का तो तेजी के साइड पर ही, लॉन्ग साइड पर ही बने रहना है। ये आपको मिलेगा 81 पर, इसको खरीदे 81 पर 17,500 का कॉल। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 27 रुपए का, और पहला टारगेट जो एनर्जी निकल कर आ रहा है वो है 141 का। सो 81 पर खरीदे 141 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 178 का, 141 178 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 27 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,500 का कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में एनर्जी आपको यहाँ पे लगभग 17,570 यहाँ से अब देखने मिल सकता है, पहला लेवल होगा। एंड नेक्स्ट लेवल जो मैं देख रहा हूँ दैट इज 660, 17,660, ये दो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि 17,400 से 350 की जो रेंज है नाउ शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। यही है कि 17,500 पे सबसे ज्यादा हमें ओआई देखने मिल रहा है, एंड दैट इज द लेवल टू वॉच आउट फ्रॉम हियर ऑन। अगर 17,500 के ऊपर निफ्टी जाकर टिकता है ज्यादा, एंड डेफिनेटली एक शार्प मूव और यहाँ से देखने मिल सकता है। 17,575 तक की जगह है निफ्टी पर, यानी कि लगभग 100 पॉइंट और ऊपर यहाँ से। उस लिहाज से 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदे 81 में 27 का स्टॉप लॉस, 141 178 के टारगेट के लिए। वक्त है आपके लिए बैंक से बेनिफिट का। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कौन से स्टॉक्स जो बैन में आने जाने को तैयार। 3 है अभी, 3 है सर। इनका अपडेट बाहर निकालो किसी को। बाहर तो कोई नहीं आएगा, नहीं कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मान रहे कम ही नहीं हो रहे सर। इंडिया सीमेंट से करीब 95%, डेल्टा कॉप है 88% और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है 86%। तो आएगा तो भी सबसे पहले आई बुल हाउसिंग बहुत दूर है, लेकिन इसके लिए तो ये तो 81 पे भी रुक सकता है, तो अभी तो 86 है। अब एंट्री होगी सर BHEL की। आज बड़ा मूव आया, 119% है मार्केट वाइड पोजीशन में, हो गया काम, तय है इसका। ब्रेक लगा दिया आपने। हाँ, और जी दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर 109% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन में। तो BHEL और जी ये दोनों बैन में आ जाएंगे। इंडिया सीमेंट्स, डेल्टा कॉप और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये बैन में बने रहेंगे। टोटल 5 स्टॉक हो जाएंगे अब आपके पास। क्या बात है। तो 2 स्टॉक भेल और जी ये दोनों बैन में आने की तैयारी। नितिन जी, भेल पे वैसे तो आपने राय दी, फिर भी चूंकि दोनों बैन में आने वाले हैं तो जिन लोगों की पोजीशन है लॉन्ग या शॉर्ट, उनके लिए क्या सलाह होगी दोनों ही स्टॉक में बताएं सर। देखिए जी, BHEL में तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसमें ओवरऑल काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड है। अब बैन में आने के बाद ये होगा कि ये थोड़ा मोमेंटम रुक जाएगा क्योंकि अभी ऑलरेडी 7-8% बढ़ा हुआ है। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि थोड़ी पोजीशन अगर है तो लाइट कर दें और डिप एक मिलना चाहिए, डिप 3-4 रुपए का हो सकता है, वहां पे आप री एंटर कर सकते हैं। क्योंकि बैन में आने के बाद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि थोड़ा मोमेंटम स्लो हो जाए। और दूसरा अनिल जी जील है जी, दूसरा जी। हाँ अनिल जी, जील में कोई खास मोमेंटम नहीं है, जील में मूवमेंट भी नहीं दिख रही है। तो बैन में आए या ना आए उससे कोई अभी फिलहाल ट्रेंड में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जील एकदम साइडवेज मूवमेंट है। ऊपर रेसिस्टेंस 280-285 के रेंज में काफी है, नीचे सपोर्ट 265 की रेंज में है। तो इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। वेयर एज BHEL है उसमें कुछ पोजीशन आप प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी पोजीशन होल्ड करें। ऊपर 78-79 की तरफ ये स्टॉक धीरे धीरे जाना चाहिए। और भेल 2 स्टॉक बैन में आने की तैयारी में। नतीजे आएंगे कल। इंडसइंड बैंक के अनुमान के साथ तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ठीक ठाक नतीजे रहने वाले हैं। NII में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 4,320 करोड़ हमारा अनुमान है। मुनाफा 56% बढ़ेगा, 1,740 करोड़ पे आने वाला है।
ग्रॉस एनपीए फ्लैट रहेंगे 2.3%, नेट एनपीए 0.6% पे फ्लैट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लैटिश ही आपको अनुमान देखने या रिजल्ट देखने मिलेंगे। दरअसल Q2 का अपडेट कंपनी ने जो दिया था उसमें नेट एडवांसेस में 18% की बढ़ोतरी थी और सितंबर अंत तक डिपॉजिट्स जो है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी। व्हीकल फाइनेंस जो है उसमें सुधार हो रहा है और आपने देखा कि जिस तरह से लगातार गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी में देखने मिलेगा। रिटेल डिसबर्समेंट जो है वो बेहतर रहेगा। SME कॉर्पोरेट लेंडिंग जो है वो बेहतर रहने का अनुमान है। इसके पहले आपको याद होगा लगातार जो SME और कॉर्पोरेट लेंडिंग जो है उसमें दिक्कतें थी, अब साल दर साल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस का अनुमान है। इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा मेजॉरिटी बैंक्स में आपको ये देखने मिलेगा कि जो ट्रेजरी इनकम है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है और ये अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर होने वाला है। प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस जो है उसमें भी कमी का अनुमान है। ओवरऑल नतीजे अच्छे रहेंगे। काफ़ी सारे सेगमेंट्स है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए ठीक ठाक नतीजे रहने का अनुमान है। इंडसइंड बैंक, इस पर रखते हैं नज़र, देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस इसकी तरफ से। बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स में तो थोड़ा एक्शन है। इंडसइंड बैंक भी आज आपको थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है, 2% ऊपर इंडसइंड बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। सिमी जी एक बार जरा चार्ट देखें इंडसइंड बैंक के। चार्ट्स तो बहुत अच्छा है दीपांशु, आज चला है। मुझे लगता है कि सुबह जिन्होंने शायद सुमित ने आज का कॉल दिया था, इसमें पिक ऑफ द डे था उसका, तो जिन्होंने सुमित के कहने पर इंडसइंड बैंक लिया था तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल अभी भी है। और जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे भी पोटेंशियल है। ये जो पूरा डे है से भी और जा सकता है ऊपर। 40,500 का मेरा आज का टारगेट था, 40,500 तो गया नहीं, थोड़ा सा नीचे ही आके बंद हो रहा है। तो मुझे वाले 102 ट्रेडिंग सेशन में 40,800-900% सकता है और अगर ऐसा बैंक से जाएगा तो इंडसइंड बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा, तो मैं होल्ड करने का ही कलर दूंगी रहेगी। ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक जिस पर रखनी है आपको नजर। आइए एक बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका के लिए। नितिन जी बताएं सर। हिमांशु, अभी इंडसइंड बैंक की बात हो रही थी और इसके रिजल्ट्स कल हैं और इसमें डेटा बिल्डअप काफी पॉजिटिव है, तो उसको देखते हुए 1220 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 33 रुपए में मिल रही है। 1220 एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई, 33 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का और टारगेट करीब 60 रुपए के हो सकते हैं, यानी कि इंडसइंड बैंक में व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं और यहां से पॉसिबली इंडसइंड बैंक 1260-1280 की तरफ जा सकता है, तो हम 1220 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो 1220 की कॉल ऑप्शन खरीदी। अभी सिमी जी भी कह रही थी मोमेंटम अच्छा दिख रहा है इंडसइंड बैंक के लिए और ये स्टॉक आपको रेडार पर अपने रखना चाहिए। रेडार पर है बाजार का आखिरी 10 मिनट का एक्शन, क्योंकि वापस 17,500 पर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की खबर के बाद जो थोड़ा वॉलेटिलिटी आई थी वो संभल गया, बाजार स्टेबल हो गया एकदम। 325 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स। यूरोप के बाजार अच्छे। रुपया जो आज सुबह 20 पैसे मजबूत हुआ था वो अपनी गेन्स गिव अप कर चुका है, तो डॉलर फिर से मूव आपको दिखा रहा है। ये एक फैक्टर है जो शाम के लिए आपको रखनी नजर कि डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है, कि यूरोप ने पूरी अपनी बढ़त गवा दी है। 20 पैसे मजबूत हुआ था सुबह, 24 पैसे इनफैक्ट एक बार के लिए तो हो गया था, वो सारी बढ़त रुपए ने गवा दी है। बट अच्छा एक्शन है 500 पर निफ्टी और 40,300 पर बैंक निफ्टी। क्या करना है सर? तो दीप हमारा आइडिया ही था ना 17,400 के नीचे बंद होगा ना 17,500 के ऊपर बंद होगा, तो एग्जैक्टली उसी रेंज में। और निफ्टी तो आपको 40,300 के आसपास बोला, एग्जैक्टली देखो आप 40,315 पर है लिक्विड ऑक्सीजन निफ्टी। हाँ वो डेटा बता रहे थे कि कहीं नहीं जाना है इनको, तो इसलिए मैं बोला कहीं नहीं जाना, तो भी वो डेटा में आ रहा है कि कहीं नहीं जाना, तो एग्जैक्टली वहीं का वहीं पड़े। जहाँ तक सवाल कल का है, वैसे देखा जाए तो कोई खास समस्या नहीं, लेकिन आजकल 250 पॉइंट डाउ के मतलब छोटे होते हैं, ऊपर भी इससे ज़्यादा हो सकता है, नीचे भी इससे ज़्यादा हो सकता है। तो आई थिंक और 30,500 की बात मैं बार बार डाउ पर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर देखो वहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि अमेरिका में कंसोलिडेशन और वो जो बेस फॉर्मेशन का प्रोसेस खत्म हो गया है, एक दिन मजबूत एक दिन कमजोर वाला, और उस फॉर्मूले से देखते आज फिर कमजोर हो सकता है अमेरिका में। हाँ। कल मजबूत हुए, आज कमजोरी का दिन फिर बन सकता है। इसलिए ओवरनाइट पोजिशन मिनिमम रखें, नई ना बनाएं। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन, पुरानी लॉन्ग पोजिशन कैरी करना चाहते हैं 17,300 का पुट हाथ में रखें, ओके, और 17,700 का कॉल हाथ में रखें। 200 पॉइंट की आपको रिस्क मैनेज करनी है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी रिस्क होनी चाहिए, अदरवाइज ठीक है, इतना आपका हेजिंग हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,300 पर आप बंद हो रहे हैं, शॉर्ट हैं 40,500 का कॉल ऑप्शन रखिए,
लॉन्ग है 40,000 का पुट ऑप्शन रखिए ताकि आपकी हेजिंग रहेगी, और बाकी जो पोजीशन है उसे बनाए रखें। लॉन्ग साइड पर नेचुरली 60% है प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बेहतर है। शॉर्ट साइड पर आप अहम लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं, डाउ भी अहम लेवल के आसपास है, मेक और ब्रेक है, प्रॉफिट बुकिंग आ भी आए तो कह नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशन आजकल अभी जब तक ये वो स्टेबिलिटी ना आ जाए ना तब तक मैं रखने की राय, फ्रेश रखने की राय कम दूंगा, और दिन के दौरान पैसा बन जाए तो वो ले लीजिए, नेक्स्ट डे सुबह आराम से कीजिए नया अगर आपको करना है तो। ओके, क्लियर व्यू है, ठीक है। तो ये अनिल जी की राय, हेज रखिए, वैसे मोमेंटम बरकरार है और लेवल्स भी बाजार होल्ड कर रहा है। आइए कुछ फाइनल कॉल्स ले लें क्लोजिंग से पहले। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया, स्टॉक का भाव चल रहा है 69 रुपीज 90 पैसा, 70 रुपीज। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया, एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक के अंदर 200 डीएमए लेवल्स अभी ब्रेक हो रहे हैं। एनएलसी इंडिया आज यहां से एक मूव दिखाना चाहिए जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 10% से 12% तक का मूव एनएलसी इंडिया में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। एनएलसी इंडिया में जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है 67 का बन रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहां पे बढ़िया है। छोटा सा स्टॉप लॉस से एनएलसी इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं 74 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 74 का लेवल निकलने के बाद 77 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 67 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 74, 77 ये दो टारगेट्स के लिए। ओके, तो एनएलसी इंडिया, इस पर रखिए नजर, ये भी आपको मोमेंटम में दिख रहा है। पावर और एनर्जी से जुड़े सारे काउंटर्स पर आपको अच्छी मूव आ रही है और एनएलसी इंडिया भी उनमें से एक है जो इधर अच्छी मूव दिखा रहा है। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताएं। दीपांशु, टू व्हीलर स्पेस में ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स में तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला ही है। अब मुझे आइशर मोटर्स पसंद है और इसका आप 3650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चले, जो अभी 54 रुपए पर मिल रहा है, 54 पर मिल रहा है। इनफैक्ट 54 से लेकर 56 के रेंज में आप खरीद सकते थे आइशर मोटर्स का 3650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 35, सो नियरली अराउंड आपका 20 पॉइंट का एक रिस्क होगा डाउन साइड रिस्क, विच इज अराउंड 7,000, 350 का इसका लॉट है। टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं दीपांशु, पहला टारगेट इसका है 83 का एंड सेकंड टारगेट है 97 का। सो 83 एंड 97 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। आइशर मोटर्स का 3650 का कॉल। एज अ डिस्क्लेमर, हमारा आइशर मोटर्स पर फंडामेंटल बाय रिकमेंडेशन भी है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में लगभग आपको ये 3750 यानी कि फिर से एक ऑल टाइम हाई दिखा सकता है, लाइक दैट ऑफ टीवीएस मोटर्स। तो आइशर और टीवीएस यहाँ पर रखी नजर, और टीवीएस में तो अच्छी मूव आ गई है। अब आइशर की बारी। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे तो टीवीएस के मुकाबले हीरो पर राय आ रही थी एक्सपर्ट्स की तरफ से, और अब आइशर पर भी रखनी है आपको नजर। बट नजर है एक और बैंक पर, और वो है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके आएंगे नतीजे, आइए जानते हैं एक बार वरुण से क्या है अनुमान। वरुण बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस। तो दीप, जो इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया था उसके मुताबिक नतीजे तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी बढ़ोतरी नहीं है जितना शायद मैंने इसके पहले अनुमान लगाया था। पहले आपको नंबर्स बता देता हूँ। एनआई 38% बढ़ेंगे, 1040 करोड़ के आसपास आएंगे। मुनाफा करीब 16.5% बढ़ेगा, 325 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन खासकर फ्लैट रहने वाले हैं। जो कंपनी ने अपडेट दिया था उसमें डिपॉजिट्स में करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, एडवांसेस 44% बढ़े थे, डिसबर्समेंट में करीब 67% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत थी और वो है कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स में करीब 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रही थी कि जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है उसमें शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए जो भी कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है वो शायद ट्रिकल डाउन नहीं होने वाली है उतना प्रॉफिट में। इसके लिए आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में करीब केवल 16-17% के आसपास की बढ़ोतरी है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो लगातार सुधरते जा रही है, लेकिन देखना होगा इस कॉस्ट ऑफ फंड का इम्पैक्ट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और खासकर मुनाफे में कितना गहरा होता है। लेकिन हमारा अनुमान है 16-17% फिर भी मुनाफा बढ़ेगा। ओके, 16-17% मुनाफा बढ़ना चाहिए, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी। ये भी अपने रेडार पर रही है। तो इंडसइंड और एयू
ये दो काउंटर्स हैं बैंकिंग स्पेस से जिनके कल आएंगे नतीजे। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स अभी भी होती हुई दिख रही हैं टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड। पीएनबी 13 लाख शेयर्स के आपको सौदे होते हुए दिखे, ये काउंटर भी रेडार पर रखें। एक स्टॉक पर राय लेनी है जो आज का टॉप लूजर है और वो है संवर्धना मदरसन। चोपड़ा साहब से राय लेनी थी। चोपड़ा साहब, आज बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट भी देखी। इनफैक्ट जब से डीमर्जर हुआ है मदरसन वायरिंग और संवर्धना मदरसन से, ये काउंटर ज्यादा प्रेशर में दिखा है सर। 64 का लेवल है, कोई राय रखते हैं इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से जो पेरेंट कंपनी है मदरसन सुमी वो ज़्यादा अच्छी है। डीमर्ज्ड एंटिटी को अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है जिसको हम एनालाइज कर सकें। तो मुझे लगता है कि जो मेन कंपनी है मदरसन सुमी। चोपड़ा साहब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मदरसन सुमी की बात कर रहा हूँ जो अब संवर्धना मदरसन हो गई है। जब से वो वायरिंग बिजनेस गया है तब से ये वाला ज़्यादा, जो मेन कंपनी है वो ज़्यादा परेशानी में रही है, जो आज 64 पर है सर। जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो डीमर्ज्ड एंटिटी है उसके निकलने के बाद मुझे लगता है कि कुछ जो यूरोप से इनका जो एक्सपोजर है प्राइमरीली, अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो हेड ऑफिस है वो भी यूरोप में शिफ्ट कर चुके हैं, प्लस इनका जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। और जब तक वहाँ समस्याएं चलती रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। काफ़ी प्लांट्स भी हैं इनके, तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी की वजह से कुछ बिजनेस में और स्टॉक प्राइस में अपसाइड देखने को नहीं मिला। हालांकि ऑटो क्षेत्र में बहुत अच्छी रिवाइवल देखने को मिला, बट मदरसन का जो मेजर एक्सपोजर है वो यूरोप में है। भारत में तो अच्छा काम करते ही हैं, मगर भारत के अलावा यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा काम करते हैं। तो मुझे लगता है जब तक वहाँ पर डस्ट सेटल डाउन नहीं होती तो यहाँ इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छी संभावना है कि इससे दूर रहें और ये नीचे ही रहे तो बेटर है कि जो निवेशक हैं इससे दूर रहें कुछ समय के लिए। बहुत दूसरे ऑप्शंस हैं निवेश करने के लिए। ओके, तो थोड़ी देर के लिए दूर रहिए इससे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं निवेश करने के लिए। आज बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, करीब 2% इक्विटी की यहाँ पर ओपन मार्केट में सेलिंग भी हुई है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और लगातार तीसरे दिन बाजार ने बढ़िया तेजी दिखाई है। ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी लगाता हुआ निफ्टी क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। और कहाँ से आया एक्शन? बैंक्स, ऑटोज, कंजम्पशन, ये तीन थे जिन्होंने बाजार को बढ़िया सपोर्ट दिया है। एसबीआई आपका टॉप गेनर था, 3.5% का उछाल। साथ ही आपने एक्शन बनते हुए दिखा। इंडसइंड बैंक नतीजों से पहले पॉजिटिव था। आईसीआईसीआई बैंक भी सुबह से ही बजिंग है, 1.25% ऊपर बंद हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़िया सहारा दिया है, करीब 2% ऊपर था, सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। ऑटोज की बात करें तो आयशर मोटर्स में अच्छी खरीदारी रही। टाटा मोटर्स और एमएनएम भी अच्छा सपोर्ट दे रहे थे। इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन रहा। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, एलएनटी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, इन स्टॉक्स में भी अच्छा योगदान था। टॉप लूजर एनटीपीसी और वो भी 1% से कम की गिरावट दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक से कोई सहारा नहीं है, बट ब्रेथ बेहद पॉजिटिव है। 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। बीएचईएल, जहां पर आज बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 0.3% इक्विटी का सौदा हुआ था। टॉप गेनर है आपका 8.5% के उछाल के साथ। पॉलीकैब नतीजों के बाद शानदार रिएक्शन इस पर आ रहा है, 6% का उछाल आपने देखा है। पीएसयू बैंक्स तो आज का फ्लेवर थे ही। कैनरा, पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, यहां पर तो अच्छा मोमेंटम था। टीवीएस मोटर्स ये भी अच्छी तेजी में। एचएएल और बीईएल, ये दोनों डिफेंस स्टॉक्स भी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे थे। कैनफिन होम्स नतीजे ठीक ठाक थे, 4.5% ऊपर है स्टॉक। इंडिया मार्ट, टाटा कम्युनिकेशंस, यहां पर भी अच्छे नतीजे हैं, अनुमान से बेहतर। एसबीआई कार्ड, सीमेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एलएनटी फाइनेंस, एलएनटी टेक, जी एंटरटेनमेंट, जहां पर बड़ी ब्लॉक डील हुई थी सुबह से ही स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में। सिंजीन, वर्लपूल, माइंडट्री और साथ ही पीएफसी और परसिस्टेंट, यहां पर भी अच्छी खरीदारी। गिरावट रही है संवर्धना मदरसन, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, टोरेंट फार्मा, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग और रेन इंडस्ट्रीज के काउंटर में। लगातार दूसरे दिन ईएमआई, यहां पर अच्छा एक्शन, 10% के सर्किट पर आज सुबह से ही यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। कल के इशू के लिस्टिंग प्राइस के भी ऊपर बंद हो रहा है ईएमआई, तो इसको भी रखें अपने रेडार पर। बट ओवरऑल एनर्जी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। जो अपसाइड रेजिस्टेंस थी वहीं पर बाजार बंद होते दिख रहे हैं। 17,500 के जस्ट नीचे प्रोविजनल निफ्टी का और 40,300 के एग्जैक्ट लेवल पर प्रोविजनल क्लोज बैंक निफ्टी का सर। आज यूएस मेक और ब्रेक है, लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल प्रोविजनल क्लोजिंग आपके दिन के हाईएस्ट पॉइंट के नजदीक आती हुई आपको नजर आएगी। इस दिवाली पर कमोडिटी मार्केट की सबसे धमाकेदार कवरेज आपके लिए तैयार है सिर्फ जी बिजनेस पर। और कल शाम 5:30 बजे देखिए गोल्ड पर 24 कैरेट रिपोर्ट। गुरुवार शाम 5:30 बजे हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार के सितारे। और साथ ही शुक्रवार 4:30 बजे जी बिजनेस के साथ कीजिए ज्वेलरी शॉपिंग की प्लानिंग।
और ये सारी की सारी प्लानिंग आपको करनी है हमारी कम्युनिटी टीम के साथ और मृत्युंजय के साथ। इसी महीने देश में बने घटिया कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने सब स्टैंडर्ड दवाओं पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब घटिया दवा हुई तो दवा कंपनियों के डायरेक्टर्स भी इस पर होंगे जिम्मेदार और वो दवा बनाने की किसी भी जवाबदेही से बच नहीं सकते। शाम 6 बजे इसी पर हुई चर्चा। कोर्ट का ये फैसला खराब दवाओं की रोकथाम करने में कितना कारगर साबित होगा और क्या इससे बेहतर क्वालिटी होगी। चर्चा में हमारा साथ देंगे जाने माने एक्सपर्ट। पहले तो घटिया दवा पर सजा वाला मामला, घटिया दवा पर बड़ी सजा, ये हमारा आज का शो है। उर्वशी प्रसाद होंगी हमारे साथ, डायरेक्टर DMEO नीति आयोग। डॉक्टर अभय शुक्ला जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे और डॉक्टर विरंची शाह प्रेसिडेंट IDMA के। इन तीनों से करेंगे हम बातचीत घटिया दवा पर कड़ी सजा, बड़ी सजा। आइए इसके बाद का शो दिवाली पर रोशनी के साथ साथ एक और चीज़ जो आपके चेहरे पर लाती है खुशी, वो है बोनस। जिसे मिलता है उनको, जिसे मिलता है उनको लाती है। ज़्यादातर कंपनियां तो मार्च वाला फॉलो करती है ना, और कुछ कुछ जो ट्रेडिशनल कंपनियां होती है दिवाली पर बोनस देती है। चाहे कितना भी हो, ये आपके लिए खुशियां लेकर ज़रूर आता है। ऐसे में बोनस का सही इस्तेमाल आपको फ़ायदा दिला सकता है। आज समझाएंगे आपको कि दिवाली बोनस को सही तरीके से कैसे आप निवेश करें। मनी गुरु में बताएंगे हम बोनस बनाएगा माला माल। हमारे साथ होंगे अमित कुकरेजा, फाउंडर amitkukareja.com के, और संजीव गोविला, CEO हम फौजी इनिशिएटिव के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम हमारे इस खास शो में। बोनस बनाएगा माला माल। सरकार फर्जी सिम पर नकेल कसने जा रही है और इसके लिए KYC नियम सख्त करने से लेकर डेटा एनालिसिस सेंटर बनाने को मिल गई है मंजूरी। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे हम फर्जी दस्तावेज पर सिम क्यों और कैसे ब्लॉक होंगे। बताएंगे सरकार का पूरा प्लान, कागज फ्रॉड सिम ब्लॉक। गुजरात में अगर कंपनी के कर्मचारी ने वोट नहीं किया तो उनके नाम पब्लिक किए जाएंगे। ये जोरदार है। वोट डालना कंपलसरी। चुनाव आयोग ने राज्य के 1000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ करार किया है। वंडरफुल। इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे विश्लेषण कि क्या इस कदम से वोटिंग बढ़ेगी और ये कदम कितना फ़ायदेमंद होगा। जो चूका मतदान, पब्लिक होगा नाम। अच्छा, हमारी जोरदार काम है। हाँ, लोग छुट्टी तो ले लेते हैं और फिर आना, हाँ, फिर टाइम पास करते हैं। वोट डालने जाते नहीं, लाइन में कौन लगे और कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहाने ढूंढो। भाई साहब बहुत तगड़े तगड़े वाले बहाने भी आते हैं ऐसे। तो वो बहाने बनाएंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को, एक एक वोट से जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं 200, 400, तो हर वोट की कीमत, अब कीमत हो ना हो, अगर आप नहीं सोच लिया आपकी कीमत नहीं तो फिर दूसरा क्या सोचेगा। तो ये खुद की कीमत वाला मामला है ज़्यादा, इसलिए बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा इनिशिएटिव, बिल्कुल सर। आप में से किस किस को पसंद आया कि जो जो लोग वोट डालने नहीं गए उनके नाम पब्लिक होंगे? ये आइडिया किसको पसंद आया? सुमित जी पसंद आ रहा है आपको? फर्स्ट क्लास। अच्छा, जय को भी पसंद आ रहा है। ओके, जी को तो आएगा ना सर। कुणाल जी और मंथन जी, नितिन जी, सबको पसंद आ रहा है। ओके, ज़्यादातर उन लोगों को पसंद आ रहा है जो चुनाव में आगे खड़ा होना चाहता है। एग्जैक्टली, सुमित जी तो हैं सबसे आगे उसमें। इसलिए सुमित जी, कुणाल जी ने जल्दी हाथ खड़ा किया कि ताकि हमारे लोग वोट डालने आए। नहीं तो सुमित जी के तो ऐसे ऐसे वोटर हैं यहाँ पर जो उनसे गिफ्ट पैसे भी ले ले, वोट डालने भी ना जाए। क्यों बंसल जी? नहीं जी, हमारे वोटर तो बैंकॉक चले जाते हैं। नहीं जी, वो तो बढ़िया है। नहीं तो पता चला आप जिनको अपना वोटर समझते हैं वो सामने वाले के निकले। कम से कम नोटा का इस्तेमाल करके भी आप बचे हैं। तो लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, बिल्कुल सबको मतदान करना चाहिए, जितना ज़्यादा कर पाए उतना बढ़िया, और सब करें तो फिर ये नौबत भी ना आए। आइए बढ़ते आगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में ड्रैगन टीथ बिछा रहे हैं। ड्रैगन टीथ, ड्रैगन के दांत। यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए पुतिन ड्रैगन टीथ का सहारा ले रहे हैं। इंडिया 360 में हम बताएंगे कि ये ड्रैगन टीथ है क्या और ये रूस की सुरक्षा कैसे करेंगे। पुतिन चले ड्रैगन के दांतों तले। दांत के, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मिस मत कीजिएगा। तो ये सारा आज शाम का कार्यक्रम। समाचार समाप्त हुए। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही सुमित जी से विदा देने का वक्त है। धन्यवाद नितिन जी, हिमांशु जी, चोपड़ा साहब। और चोपड़ा साहब का डबल थैंक यू हो गया। एक तो चोपड़ा साहब सबसे बाद में भी आए, थैंक यू भी डबल हो गया चोपड़ा साहब। वाह, खुशकिस्मत है आप। और जय ठक्कर साहब, सिमी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।